हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। जो आपका सब्सटैंशियल पोर्शन है, जो आपको ये लोकल लॉ जो आपको आरटीएस के लिए पढ़ना है, यहाँ से बाहर जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, यहाँ से बाहर कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और जो कुछ बातें मैं लिखवा रही हूँ वो या तो आपके बेयर एक्ट्स में लिखे होने चाहिए, या तो आप जहां पर अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं प्री के लिए, या तो वहां पर लिखे होने चाहिए। वो आप डिसाइड करिए कि आप कहाँ लिखेंगे, लेकिन जो बातें मैं लिखवाऊंगी वो बातें लिख लेना। तो मैं इस चीज का कंफर्मेशन आपको दे सकती हूँ या गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ से बाहर कोई भी सवाल नहीं आने वाला। सबसे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि आखिर में क्या राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों बनाया गया। तो रेंट कंट्रोल का क्या मतलब है? रेंट कंट्रोल का मतलब है कि जो किराए से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कि जो आप अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो जो हमारे मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो रिश्ता है उसको गवर्न करने के लिए, कोई अगर टेनेंट रह रहा है कहीं पर, कोई किराएदार रह रहा है, तो क्या मकान मालिक उसको इलीगली डिस्पोजेस कर सकता है क्या, ये सारी चीजें। और अगर उसको वाकई में इविक्ट करना है अपने किराएदार को, इविक्ट का मतलब होता है, इविक्ट का मतलब होता है उसको निकाल के बाहर करना है। अगर अपने घर से, इविक्ट का मतलब होता है कि अगर उसे निकाल करके बाहर करना है अपने घर से मकान मालिक को, तो वो किराएदार को किस तरीके से बाहर कर सकता है, तो उसका भी एक प्रोसीजर ले डाउन करा हुआ है। अब इसमें कुछ टाइम लिमिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। सारी टाइम लिमिट्स जो इसमें दी हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन टाइम लिमिट्स हैं, जैसे केस डिस्पोज ऑफ कब होगा, कितने समय तक डिस्पोज ऑफ होगा, तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आपको बस पता होना चाहिए। अब मैं जो जो चीजें यहाँ पर लिखूंगी वो आप मेक श्योर करें कि आपकी बेयर एक्ट में हो, या जैसा कि मैंने बताया जहां पे भी आप बना रहे हो अपना नोट्स वगैरह वहां पे हो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ठीक है, तो 2001 का ये एक्ट है। इसका प्रियम्बल है कि टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ एविक्शन। जैसे इससे पहले क्या हो रहा था कि जो मकान मालिक थे अपने किराएदारों को ऐसे ही उठा करके बाहर उनका सामान वामान हट, मतलब ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि बाहर जो है उनका सामान वामान उठा करके फेंक देते थे, और इस तरीके से मतलब इलीगली उनको इविक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो हनन हो रहा है राइट्स का, टेनेंट का, वो बहुत गंदी तरीके से हो रहा था इस कंट्रोल एक्ट के आने से पहले। तो जो भी सारी चीजें हैं, जब ये एक्ट आया तो सारी चीजें जो है कंट्रोल हुई। ठीक है, ये सारी चीजें कंट्रोल हुई। कंट्रोल ऑफ एविक्शन, लेटिंग ऑफ मतलब जो लीज वगैरह पे दिया जाता है, रेंट्स फॉर सर्टेन प्रीमाइसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के स्टेट में, एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर। तो ये चीज इतनी पूछी नहीं जाएगी, बट ठीक है, हम थोड़ा सा एक्ट को समझ रहे हैं तो ये समझना, प्रियम्बल को समझना जरूरी है। ठीक, तो अब चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करेंगे प्रिलिमिनरी में। तो कुछ बेसिक बातें पहले आप जान लीजिए। इसको असेंट कब मिली थी, तो यहाँ पर असेंट की डेट नहीं दे रखी है इस बेयर एक्ट में, बट 25 फरवरी 2003, ठीक है, इसको असेंट मिली थी। और 1 अप्रैल 2003 को ये एनफोर्स हो गया था। ठीक है, दिस इज एक्ट नंबर 1। ये एक्ट नंबर 1 है, किसका? एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। तो ये सारी चीजें, जो कुछ बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब 2017 में इस एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ, 2017 में इस एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो उन मेजर अमेंडमेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है कि पहले तो कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ होने से पहले अमेंडमेंट कब हुआ था ये जान लो। 18 अक्टूबर 2017 को ये अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ था। ये डेट आपके पास लिखी होनी चाहिए। 2017 के अमेंडमेंट की मैं बात कर रही हूँ। क्या चीजें इसमें ऐड हुई हैं, तो सेक्शन 3 ऐड हुआ आपका, सेक्शन 19A, 21A, 24A एंड 26A ये ऐड हुआ। चैप्टर आपका 5A और 5B ऐड हुआ, और आपका स्केड्यूल डी एक ऐड हुआ। अच्छा, स्केड्यूल डी के जो बारे में मैं बता रही हूँ, स्केड्यूल डी ऐड हुआ। अब स्केड्यूल 1 में, स्केड्यूल 2 में, स्केड्यूल 3 में और स्केड्यूल 4 में क्या चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मैं S1 लिख रही हूँ, यहाँ सेक्शन 1 नहीं है ये, दिस इज स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 में मॉडल फॉर्म दे रखा है। ये बातें यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग लिखें। मॉडल फॉर्म दे रखा है एप्लीकेशन का, ठीक है, ये आपको ऐसे एज इट इज याद होना चाहिए। स्केड्यूल 2 में मॉडल फॉर्म ही दे रखा है अपील का, ठीक है।
स्केड्यूल 3 में आपको दे रखा है रिकवरी सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट दे रखा है, और स्केड्यूल 4 में आपको दे रखा है फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी। ये 4 जो स्केड्यूल्स हैं ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। क्या? सबसे पहले स्केड्यूल 1 में दे रखा है मॉडल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पर, वरना आप फिर कंफ्यूज मत हो जाना। तो एप्लीकेशन, अपील, रिकवरी सर्टिफिकेट एंड देन फॉर्म ऑफ इन्फो ऑफ टेनेंसी। क्या? एप्लीकेशन, अपील, रिकवरी सर्टिफिकेट, इन्फॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी। एप्लीकेशन, अपील, रिकवरी सर्टिफिकेट, इन्फॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी। ये जो है 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट कब हुआ था 2017 का? तो 18 अक्टूबर 2017। असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की? 25 फरवरी 2003। ये एनफोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 2003। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 2017 के अमेंडमेंट से क्या चीजें ऐड हुई हैं, ये स्केड्यूल डी भी इसी के साथ है, ये पता होना चाहिए। दिस इज एक्ट नंबर 1। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट, तो डेट मैंने आप लोग को मैं यहाँ पर भी लिख दे रही हूँ 1 अप्रैल 2003। हालांकि आप लोग अपनी बेयरएक्स में यहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस है, सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी डेफिनेशंस पढ़ने में समय भी व्यतीत नहीं करना है। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी एमिनिटीज की इंपॉर्टेंट है। तो एमिनिटीज का क्या मतलब होता है? एमिनिटीज का मतलब है जब मकान मालिक अपना घर दे रहा है किराए पर, तो उससे जुड़ी भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि पानी देगा। अब बिना पानी के तो इंसान रहेगा नहीं, पानी देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देगा, पैसेजेस देगा, आने जाने का रास्ता, स्टेयर केस हो सकता है। मान लो कि उसने अगर दूसरे माले पे घर अपना दिया है किराए पर, तो ऑब्वियसली स्टेयर केस तो देना पड़ेगा। नेचुरल लाइट आ सके, लेबोरेटरीज हो यानी कि वॉशरूम्स वगैरह, लिफ्ट्स होंगी अगर लिफ्ट्स का मतलब है सिस्टम, तो कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और द लाइक, मतलब इन्हीं तरीके से और भी। तो ये एमिनिटीज में आता है। कहाँ पे दे रखा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, वही ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 19 में है। इसमें कुछ अभी आगे जब पढ़ेंगे वो तब देखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लैंडलॉर्ड की जो है वो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिख रहा है ना, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से कुछ चीजें छुप गई हैं तो मैं तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप लोगों के पास आपकी बेयर एक्ट होनी चाहिए। जो मैं आपको यहाँ से तो बता रही हूँ वो ठीक है, लेकिन बेयर एक्ट होनी चाहिए। बेयर एक्ट से देखो मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहती है। इस वजह से आपको सामने चीजें दिख रही होती है तो आपको पता होता है कहाँ पर आपको क्या चीज लिखनी जरूरी है। ठीक है, और आपकी बेयर एक्ट एकदम मतलब वो वैसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। जितना ज्यादा लिखोगे बेयर एक्ट आपकी और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, शुरू करते हैं। 2C में लैंडलॉर्ड के बारे में बताया गया। ठीक है, लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड एक ऐसा पर्सन है फॉर द टाइम बी। अब देखो यहाँ पर हु इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। यहाँ पर सिर्फ ओनर की बात नहीं करी गई है। ओनर तो हो ही सकता है, ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड ओनर तो हो ही सकता है, लेकिन अगर ओनर, जैसे मान लो अगर ओनर बाहर रह रहा है, ठीक है, उसने अपने किसी एजेंट को वहां पर ऑथराइज कर रखा है। मान लो अगर ओनर जो है वो लंदन में रह रहा है और दिल्ली में उसका कोई प्रॉपर्टी है जो उसने किराए पर चढ़ा रखा है, वहां पर कोई केयर टेकर है, उसको बता रखा है उसने कि वो या केयर टेकर या बोल लो एज अ एजेंट वो बंदा वर्क करता है, तो वो उस समय, क्योंकि वो रोज रोज हर महीने वो लंदन से तो पैसा लेने के लिए आएगा नहीं, तो भाई उसका केयर टेकर देखेगा या उसका एजेंट देखेगा। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड वो एजेंट भी कहलाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है ये कि जो रिसीव कर रहा है रेंट या फिर जो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए। एंटाइटल्ड कौन होगा? एंटाइटल्ड अगर कहें हम रिसीव करने के लिए तो वो तो ओनर ही होगा, लेकिन जो फॉर द टाइम बीइंग अगर रिसीव भी कर रहा है तो वो भी लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएगा। वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, चाहे वो खुद अपने अकाउंट से या फिर एजेंट उसका कर रहा हो, ट्रस्टी कर रहा हो, गार्जियन कर रहा हो, या रिसीवर ऑफ फॉर एनी अदर पर्सन, और वुड सो रिसीव और सो बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ द प्रीमाइसेस वर लेंट टू अ टेनेंट। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको जो मेन बात है वो याद रखनी, रिसीविंग और एंटाइटल्ड टू रिसीव। और यहाँ पर कौन हो सकता है? एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, लीज का मतलब वही है जो आपको 105 TPA में दे रखा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। 2E में म्यूनिसिपल एरिया के बारे में बता रखा है। तो म्यूनिसिपल एरिया वही है एज डिफाइंड अंडर राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009। इसमें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज देख लेना कि एरिया से ई से ई याद कर लो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि ये एक्ट का नाम राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट हो सकता है, पेपर ज्यादा टेक्निकल अगर आया
तो जो है ये पूछ लें आपसे कि कौन सा एक्ट था। तो राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 था, ईयर के साथ याद करना है, ठीक है। तो ये हो गई इतनी बातें, इसमें मुझे नहीं लगता अभी तक की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आएंगे प्रेमाइसिस पे। प्रेमाइसिस क्या होती है? 2F में प्रेमाइसिस दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। प्रेमाइसिस का क्या मतलब है? प्रेमाइसिस मतलब कोई भी लैंड, ठीक है, विच इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो अब वो लैंड अलग होती है, ठीक है, उसके लिए एक्ट भी अलग है गवर्न करने के लिए उन्हें। तो यहाँ पर हम उन लैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां पर खेती हो रही है, ठीक है। एंड एनी बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग, वही मतलब है कि दोबारा से इन्होंने लिख दिया बताने के लिए कि एग्रीकल्चर वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, लेट और इंटेंडेड टू बी लेट, ठीक है। तो कोई भी लैंड हो सकता है जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी पार्ट हो सकता है बिल्डिंग का, वो चीज। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्लूडिंग क्या है, ये चीज हो सकता है, पूछ ले, गार्डन्स, ग्राउंड्स, गोडाउन्स, गैरेजेस, आउट हाउसेस, इफ एनी अपार्टमेंट, सॉरी, इफ एनी appurtenant to such building or part, ठीक है। फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट। देखो आजकल बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि पहले क्या होता था, पहले लोग जब आते थे, मतलब जो किराएदार होते हैं, जो किराए पे मकान लेते हैं, वो जब आते थे तो अपना पूरा सामान लेकर के आते थे। अभी भी कुछ सिटीज में ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा हो गया, लेकिन बहुत से ऐसी सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जहां पर अब फुल फर्निश्ड जो है फ्लैट्स वगैरह या घर वगैरह मिलने लगे, यानी कि वो सारा सामान आपको बस कपड़े लेकर के जाने होते हैं, बाकी वो सारा सामान देते हैं, ठीक है। तो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कोई भी फर्नीचर भी अगर सप्लाई किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो वो भी जो है प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। सॉरी, एनी फिटिंग्स अफेक्ट्स टू एंड एम्यूनिटीज प्रोवाइडेड, कोई भी फिटिंग्स वगैरह हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह लगे हैं सच बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एम्यूनिटीज वगैरह है, पानी का सप्लाई वगैरह आ रहा है, सैनिटरी का अगर कोई सिस्टम वगैरह है, तो वो सारी चीजें जो कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ये सारी चीजें एक नीड है, ठीक है, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तो वो भी प्रेमाइसिस में आएंगी। एनी लैंड अपरटेनिंग टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम और अदर अकोमोडेशन इन अ होटल। अब यहां पर क्या बता दिया, ये बात याद रखिएगा, डज नॉट इंक्लूड। जहां पर ये थोड़ी सी टेढ़ी बात आ जाती है ना कि ये चीज इंक्लूड नहीं हो रही है, तो समझ लो कि ये आएगा सवाल जरूर आपका जो है पेपर में, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई रूम या अगर कोई अकोमोडेशन है, कोई रूम या कोई अकोमोडेशन है होटल में, धर्मशाला में, इन में, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, तो ये सब यहाँ पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो है वो चीज रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो रहा। आप किसी होटल में आप जाओगे तो आप क्या वहां उस होटल का जो मालिक है उसके आप टेनेंट हो जाते हो कि किराएदार हो जाते हो? नहीं, आपने एक दिन चेक इन किया, दूसरे दिन आपने चेकआउट कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है कि होटल धर्मशाला वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, इन द एब्सेंस of a contract to the contrary, the top of roof shall not form part of the premises let out to a tenant। जैसे मान लो कि मैंने अपना दूसरा मतलब मैंने मान लो कि अपना घर जो है किराए पर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है, अगर मैं उसमें मेंशन कर दूं कि रूफ इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि आप छत पर जा सकते हैं, ठीक है, आप रूफ यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। वही कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ, और अगर ऐसा नहीं, ऐसा कोई अग्रीमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जनरल रूल क्या है कि टॉप ऑफ रूफ जो है प्रेमाइसिस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी ये सारी चीजें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। रेंट अथॉरिटी कहाँ दे रखा है, 22A में, रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13 में, ये ऐसे ऊपर ऊपर से देख लोगे चलेगा। सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सीनियर सिटीजन मीन्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन है इंडिया के, who has attained 65 years of age or more। 65 प्लस कोई पर्सन है और इंडिया के सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन में आएंगे वो। अब आ जाओ टेनेंट पर। हम टेनेंट लैंडलॉर्ड कर रहे हैं इतनी देर से, टेनेंट होता कौन है? तो देखो टेनेंट कौन होता है, कोई ऐसा पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज और बट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, वुड बी पेएबल फॉर एनी प्रेमाइसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है। रेंट जो है वो पे किया जाएगा फॉर एनी प्रेमाइसेस
to his landlord, including the person who is continuing in possession after the termination of his tenancy, otherwise than by an order of decree for eviction passed. देखो यहाँ पर क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि वो पर्सन इंक्लूड हो, मतलब कौन टेनेंट कौन है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रेंट दे रहा है लैंडलॉर्ड को, उसके घर में रह रहा है, उसके प्रेमाइसेस में रह रहा है, तो वो टेनेंट वहां का कहलाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग द पर्सन, इसमें कौन पर्सन को इंक्लूड कर दिया, हु इज कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। उसकी टर्मिनेशन जो है, टेनेंसी अगर टर्मिनेट भी हो गई है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टेनेंसी किस तरीके से टर्मिनेट होती है, अगर वो टर्मिनेट भी हो गई है टेनेंसी, तो अगर उसके बाद भी वो बंदा रह रहा है वहां पर, तो वो तब भी किराएदार ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि अगर जो ये टेनेंसी टर्मिनेट हो गई तो वो किराएदार नहीं रहेगा, वो टेनेंट नहीं कहलाएगा, भाई वो टेनेंट ही कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो टर्मिनेशन वगैरह का क्या प्रोविजन है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, वो ये कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1, इन केस ऑफ प्रेमाइसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर लेट आउट करी गई हैं, जो उनका सर्वाइविंग स्पाउस है, यानी कि जो अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, तब की बात कर रहा है, सर्वाइविंग स्पाउस है, मान लो सन है, डॉटर है, मदर, फादर, हु हैड बीन ऑर्डिनरी रिसाइडिंग विद हिम इन सच प्रेमाइसेस, तो उनको भी टेनेंट माना जाएगा, ठीक है, उनको टेनेंट माना जाएगा। उनकी डेथ जब हुई, जो टेनेंट था, प्रिंसिपल टेनेंट जो था, अगर उनकी डेथ हो गई और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर जो है किया गया था, तो उनका जो सर्वाइविंग स्पाउस होगा, जो बेटा बेटी माता पिता जो भी वहां पर ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं, उनको भी टेनेंट माना जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है। फिर क्या कहा कि अगर कमर्शियल पर्पस के लिए किया हुआ था, तो उनके जो सर्वाइविंग स्पाउस वगैरह हैं, फिर वही लोग हैं जो हु हैड बीन ऑर्डिनरी कैरिंग ऑन बिजनेस, जो उनके साथ, मान लो जैसे दो भाई रह रहे थे साथ में, ठीक है, और दो भाई की फैमिली वगैरह रह रही थी साथ ही में, वो लोग रह रहे थे उसी घर में एज ए टेनेंट, तो उसमें से मान लो एक भाई की अगर डेथ हो जाती है, तो वो साथ में रह रहे थे, मतलब साथ में बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, साथ में रह रहे का मतलब साथ में बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल और बिजनेस पर्पस का एग्जांपल देख रहे हैं। तो मान लो वो अगर साथ में बिजनेस करते थे, तो अगर एक भाई की डेथ हो जाती, तो ऐसा नहीं कि दूसरा भाई टेनेंट नहीं कहलाएगा, वो भी टेनेंट ही कहलाएगा विद हिम इन सच प्रेमाइसेस एज अ मेंबर ऑफ सच फैमिली अप टू हिज डेथ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ट्रिब्यूनल का मतलब है मींस एन अपील, या तो अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल होगा या तो रेंट ट्रिब्यूनल होगा, 2J में ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आप लोग को बता दी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। इसके अलावा अगर आप अपने एफर्ट्स डाल के पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल देखो यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 सवाल, मैक्सिमम 3 से 4 भी हो सकते हैं, 1 से 2 भी हो सकते हैं। आप आरजेएस का कुछ कह नहीं सकते कि वो कितने सवाल लोकल लॉ से या माइनर लॉ से दे देंगे, क्योंकि लिटरली कुछ नहीं कहा जा सकता है उनका। तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन हालांकि देखो इसमें ना मेंस में सवाल, जो बड़े बड़े चीजें हैं वहां पे मेंस में सवाल बनते हैं, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा ऐसे अभी तक नहीं देखा गया है कि इसके अलावा बाहर से कहीं क्वेश्चन आया हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक सेकेंड, ओके, आई वॉज नॉट फाइंडिंग माई फोन। ओके, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टन प्रेमाइसेस एंड टेनेंसीज। अब यहाँ पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में ये बताया गया कि सर्टन प्रेमाइसेस में जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 3 में ये बात बताई गई। तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये देखो कि जो भी बहुत, मैं आपको मूल बात बता रही हूँ क्या है, सब्सटैंशियल जो चीज है इंफॉर्मेशन वो ये है कि कोई भी अगर ऐसी चीज है, कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा ऐसी प्रेमाइसेस के ऊपर। अब भाई जो प्रॉपर्टी सरकार की है, तो उस पर थोड़ी ना आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट लगा दोगे, ठीक है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो ये चीज एक बार पढ़ लेना, कहाँ पर नहीं करेगा, महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपको क्लॉज है 7th वाला, ये बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। ये एक बार देख लेना, ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो पैसा मतलब बताया गया है शेयर कैपिटल वाला वो कितना है, तो 1 करोड़ और मोर है, ये याद रख लेना बस। और यहाँ पर ऐसा कुछ बैंक की डेफिनेशन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेंट टू बी अग्रीड, रेंट कितना लिया जाएगा, तो उतना ही रेंट जो कि उतना ही रेंट पेबल होगा जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में
और क्या बोलते हैं अग्री किया गया होगा, उतना ही रेंट पेबल होगा। और ये इसमें जो है इंक्लूड क्या नहीं होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा चार्जेस पेबल फॉर एम्यूनिटीज, इसमें एम्यूनिटीज के चार्जेस पेबल नहीं होंगे। जो हो सकता है सेपरेटली वो अपना अग्री कर ले, वो एक बात अलग है, वो पेबल होगा लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर वो सेपरेटली कोई अपनी आपस में बात करके अगर वो कर ले अग्री तो पेबल होगा एम्यूनिटीज वाला। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मूल रेंट है तो वो चीज उसमें में नहीं दिखाई जाती है कि मतलब रेंट की रेंट के अलावा भी कुछ एम्यूनिटीज का पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट अनलेस अग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। कब करना है? बाय द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 5 में, क्योंकि इसमें टाइम बता रखा है कि कितने दिन तक जो है पैसा पे किया जा सकता है टेनेंट को। जैसे मतलब इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल वाली चीज नहीं है, इसमें बस इतनी सी बात है कि जैसे मान लो अगर जनवरी का रेंट पे करना है तो वो फरवरी 15 तारीख तक पे किया जा सकता है। 15th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ कह रहे हैं, तो अगर जनवरी का रेंट पे करना है तो 15 फरवरी तक पे किया जा सकता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और एवरी टेनेंट हु मेक्स पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ रिसीट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रेंट भरा है, अगर आप कहीं पे किराएदार बन के रह रहे हो तो रिसीट आप ले सकते हो अपने लैंडलॉर्ड से, ये आपका राइट है, ठीक है। A tenant may make payment to the landlord or his duly authorized agent by any of the following method। अब यहाँ पे मेथड बता रखा है कि कौन से मेथड से जो है टेनेंट पेमेंट कर सकता है। तो बाय पर्सनल पेमेंट यानी कि बाय कैश कर दे, चेक कर दे, बैंक ड्राफ्ट कर दे, या फिर बाय पेमेंट इन बैंक अकाउंट, या बैंक उसके बैंक अकाउंट में, लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में कर दे, या फिर आजकल इसमें मतलब आजकल क्या मनी ऑर्डर का भी इसमें दे रखा है, ठीक है, मनी ऑर्डर भी वो कर सकता है। एक चीज यहाँ पर ड्यूटी है मैं कहूँ तो किसकी? लैंडलॉर्ड की। जहां मैं एल लिख रही हूँ मतलब लैंडलॉर्ड, यहाँ पर ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की कि वो डिस्क्लोज करेगा टेनेंट को उसका बैंक अकाउंट नंबर वो डिस्क्लोज करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। शैल एंड द नेम ऑफ द बैंक, जहां पर नाम क्या है बैंक का, इन द सेम म्युनिसिपल एरिया में होना चाहिए, सेम म्युनिसिपल एरिया में होना चाहिए, ये बात मैंडेटरी है। इन द रेंट एग्रीमेंट और बाय नोटिस सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो डिस्क्लोज करेगा। अब आ जाओ चैप्टर 2 रिविजन ऑफ रेंट पे। अब देखो ये जो सेक्शन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेक्शन बेस्ड पढ़ लोगे तो उतना भी चल जाएगा। कुछ चीजें छोटी छोटी यहाँ पर पता होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अब सेक्शन आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि ये 1950 के पहले की बात कर रहा है, फिर उसके बाद की बात करेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 आपके लिए क्योंकि न्यू टेनेंसीज के बारे में बात कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें क्या बताया गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी एग्रीमेंट वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, the rent thereof shall be liable to be revised according to the formula। तो रिवाइज्ड किस तरीके हो जाएगा, मतलब रिवाइज का मतलब है कि भाई आपको पता होगा, अगर नॉर्मली भी अगर कोई बंदा लॉ नहीं भी कर रहा होता तो भी उसको ये बात पता होती है कि किराया बढ़ाया जा सकता है, भाई मकान मालिक जो है वो किराया बढ़ा सकता है। तो रिविजन ऑफ रेंट का मतलब यही है कि किराया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जहां पर प्रेमाइसेस को लेट आउट किया गया था 1 जनवरी 1950 से पहले, प्रायर टू 1 जनवरी 1950, इट शैल बी डीम्ड आउट टू हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950। ऐसा डीम किया जाएगा कि वो 1 जनवरी को ही लेट आउट किया गया था, 1 जनवरी 1950 को लेट आउट किया गया था। एंड रेंट पेबल एट द टाइम लाइबल टू बी इंक्रीज्ड, और वो इंक्रीज होने के लिए लाइबल रहेगा एट द रेट ऑफ 5%। पहले ये 7.5% था शायद, हाँ पहले अमेंडमेंट से पहले ये 7.5% था, लेकिन 2006 के अमेंडमेंट के बाद जो है ये 5% ही रेंट रह गया। तो ये चीज एक याद रख लो कि 5% रेंट रह जाएगा। कैलकुलेशन करना हो कर लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक यहाँ पर ये चीज हो गई, एंड शैल अगेन बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन अ सिमिलर मैनर अप टू द, एक सेकेंड ये नहीं, पर annum an amount of increased rent shall be merged in such rent after every 10 years। ये बात आपको याद रखनी है, मतलब हर साल 5% बढ़ सकता है और फिर उसके बाद 10 साल बाद जितना भी किराया होगा, देखो मान लो हर साल 5% बढ़ा, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन में नहीं बता रही, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। देखो हर साल मान लो 5% बढ़ा, ठीक है, तो 5% बढ़ने के बाद 10 साल में जो हुआ होगा 5% बढ़ करके पूरे 10 साल में जो हुआ होगा उसका, उस
पर्टिकुलर चीज पे मैं एक एग्जांपल से मैं दे रही हूँ, लेकिन मेरे कैलकुलेशन का आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा। जैसे मान लो कि 100 रुपए था किराया, ठीक है, रेंट 100 रुपए था, ये प्रिंसिपल रेंट था। ये 10 साल में बढ़ बढ़ के मान लो 150 रुपए हो गया, ठीक है, मान लो सिर्फ ऐसा 150 रुपए हो गया बढ़ बढ़ के 5%, ठीक है, ये 10 साल बाद, ठीक है, 10वें साल पे। तो आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब कि आफ्टर 10 ईयर्स अब ये 150 का 5% करेंगे। समझ आ गया? बस इतनी सी बात है, और कुछ इसमें नहीं आपको देखना, और इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, मेरे हंसी मत उड़ाना, मैं उसको हटा ही दे रही हूँ, ठीक है। मुझे जितना आता था, मतलब मुझे जो जितना कैलकुलेशन पता था मैंने आपको उतना बता दिया। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें फिर वही चीज बताई गई है कि अगर जो है आफ्टर 1 जनवरी 1950 किया गया है तो रेंट पेएबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट शैल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। 5% का टाइम आप लोग याद रखिए कि 5% का जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है, और वही है आफ्टर 10 ईयर्स भी द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। ओके यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो, आपको अगर देखने का मन हो तो। अच्छा, अब यहां से ये चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि द रेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम शैल बी इंक्रीज्ड अप टू द ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड अमाउंट टू द इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन द रेंट। तो उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका सबसेक्शन 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रेंट रिवाइज्ड पर फॉर्मूला गिवन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी पेएबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। पेएबल तो होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस फ्रॉम द डेट अग्रीड अपॉन, लेकिन वो कब से पेएबल होगा? फ्रॉम द डेट अग्रीड अपॉन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और वेयर एनी पिटिशन इज फाइल्ड, और या फिर अगर पिटिशन रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल करी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच पिटिशन, तो जिस दिन वो पिटिशन फाइल करी गई थी उस दिन से, ठीक है, वो फॉर्मूला जो रेंट रिवाइज वाला है वो लग जाएगा। अब रिविजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज, तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री द रेंट of the premises let out after the commencement of this act shall be 5% per annum. Increase कर सकते हैं 5% per annum. An amount of increase of rent shall be merged. जो भी अमाउंट जो है हुआ है 10 साल के बाद, वो आफ्टर 10 ईयर्स जो है आप उसको, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स उसको मर्ज कर दिया जाएगा। Such rent shall further be liable to be increased at the similar rate and merged in similar manner till the tenancy subsists. An agreement for increase of in excess of 5% अगर हुआ तो it shall be void. Important question है, जितने स्टार लगा सकते हैं यहाँ पर आप लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 5% से अधिक आपने कर दिया तो वो void हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 5% से अधिक कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3 पे, जो कि हमें टेनेंसी के बारे में बता रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में बता रहा है। तो अगर आप चाहो तो अपना जो प्रेमाइस है, अपना जो घर वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, फ्लैट है, ये सारी चीजें आप लिमिटेड पीरियड के लिए भी टेनेंट को दे सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप 1 साल के लिए दे सकते हो, 1.5 साल के लिए दे सकते हो, 2 साल के लिए दे सकते हो, 3 साल के लिए दे सकते हो, 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकते अगर लिमिटेड पीरियड पे दे रहे हो तो, ठीक है। लिमिटेड पीरियड पे अगर दे रहे हैं तो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। इन सच केसेस लैंडलॉर्ड एंड प्रपोज्ड टेनेंट शैल सबमिट अ जॉइंट पिटिशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के पढ़ेंगे। द प्रपोज्ड टेनेंट शैल सबमिट अ जॉइंट पिटिशन। जॉइंट पिटिशन कहाँ पे होगी? रेंट ट्रिब्यूनल में फॉर परमिशन टू एंटर। भाई आपको रेंट ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर करने जा रहे हो तो, और फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये जो सर्टिफिकेट मिल रहा है ये लैंडलॉर्ड को मिल रहा है कि भाई हमारी 1.5 साल की, अगर 1.5 साल के लिए हमने अगर दिया था एलपीटी पे, 1.5 साल की अगर हमने एलपीटी पे दिया था, तो जिस समय जो है पिटिशन वगैरह लग रही है उसी समय मतलब रेंट ट्रिब्यूनल से आप दरख्वास्त करेंगे, सर्टिफिकेट भी दे दें ग्रांट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन का, ठीक है, कि मतलब अपना वो पोजेशन वापस ले सके लैंडलॉर्ड 1.5 साल के बाद। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली। तो रेंट ट्रिब्यूनल तुरंत परमिशन ग्रांट कर देगी और सर्टिफिकेट भी तुरंत ही इशू कर देती है रिकवरी का, ठीक है। ऑफ सच प्रेमाइसेस एग्जीक्यूटेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन। जो भी एग्जीक्यूट कब होगा? जो भी मेंशन किया गया होगा पीरियड सर्टिफिकेट में। हाउएवर द सच परमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये जो ऐसी परमिशन है 3 बार से ज्यादा नहीं ग्रांट करी जाएगी,
नॉट बी ग्रांटेड। तो ये बात याद रखना कि 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट रिकवरी सर्टिफिकेट इशूड इन दिस सेक्शन शैल लैप्स इफ द पेटिशन ऑफ एग्जीक्यूशन हैज नॉट बीन फाइल्ड। अगर आपने एग्जीक्यूशन की पेटिशन फाइल नहीं करी है तो ये जो सर्टिफिकेट है ये लैप्स हो जाएगा। नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल विद इन 6 months फ्रॉम द डेट सच सर्टिफिकेट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल। ध्यान से सुनना, 1.5 साल के लिए अगर आपने किसी को घर दिया है रेंट पर और ये लिमिटेड पीरियड टेनेंसी थी, आप रेंट ट्रिब्यूनल में गए थे और आपने जो है उनसे सर्टिफिकेट वगैरह मांगा, तो उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, आपको परमिशन ग्रांट कर दी, वो 1.5 साल खत्म हो गए, वो 1.5 साल लैप्स हो गए, आपने अपना जो है एग्जीक्यूट उसको नहीं कराया। आपको टाइम मिलता है, मान लो 1.5 साल के लिए आपने दिया, तो 1.5 साल के बाद वो मतलब पीरियड खत्म हो गया, 1.5 साल वाला टेनेंसी वाला पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद आपको 6 महीने का टाइम और दिया जाता है। विद इन 6 months जो है आपको विद इन 6 months सर्टिफिकेट ऑफ शैल लैब, अगर आप मतलब एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको मतलब बाहर निकालने के लिए, किसको, टेनेंट को बाहर निकालने के लिए आपको 6 महीने का समय, लैंडलॉर्ड को 6 महीने का समय और दिया जाता है। तो 6 महीने के समय में आपको जो है एग्जीक्यूट कराना पड़ता है वो सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कितने दिन का समय मिलता है। विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच सर्टिफिकेट बिकम एग्जीक्यूटेबल। 1.5 साल का दिन, जैसे मेरा आज का दिन अगर खत्म हो रहा है, आज के दिन अगर मेरे 1.5 साल खत्म हो रहे हैं, तो मेरे पास आज से 6 महीने का समय और है कि मैं उस सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करा सकती हूँ। ठीक है, 6 महीने का समय मिलता है एग्जीक्यूट कराने के। अब आगे बढ़ेंगे, इविक्शन ऑफ टेनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाती हूँ कि क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं टेनेंट को इविक्ट करने के लिए अगर उसको बाहर निकालना है तो या तो उसने रेंट नहीं पे किया 4 महीने से, 4 महीने से उसने रेंट नहीं पे किया, और उसने कोई डैमेज वगैरह कर दिया है। अच्छा, इसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है, वो क्या है ये प्रोवाइजो जान लो कि ये वाला जो ग्राउंड है ये अवेलेबल तब नहीं होगा जब लैंडलॉर्ड ने वॉलंटरली ऐसा किया। मतलब हमने अभी आगे पीछे सेक्शन में क्या पढ़ा था कि लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी है कि वो बताएगा। कौन से सेक्शन में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, ये देखो सेक्शन 5 में अभी हम लोगों ने देखा ना कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करेगा अपना बैंक अकाउंट नंबर और नेम ऑफ द बैंक, और वो सेम म्यूनिसिपल एरिया में होना चाहिए। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड ने ऐसा नहीं किया तो फिर टेनेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। भाई जब तुमने बताया नहीं तो मैं कहां से भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेनेंट गुड फेथ में वर्क कर रहा है और 4 महीने से उसको पता ही नहीं था कि क्या कहते हैं उसका अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पिटिशन ऑन द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइल्ड अनलेस द लैंडलॉर्ड हैज गिवन नोटिस टू द टेनेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर कोई भी पिटिशन फाइल नहीं करी जा सकती, बस इतना याद रखो। ठीक है, देन इसका बी क्लॉज, अगर कोई डैमेज वगैरह कर दिया प्रॉपर्टी को, कोई सब्सटैंशियल डैमेज वगैरह कॉज कर दिया, मान लो दीवार खड़ी थी वही उठा करके मतलब गिरवा दी या कुछ भी कर दी, ठीक है, और बिना किसी रिटन परमिशन के जो है लैंडलॉर्ड के घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह की वैल्यू ही डिमिनिश हो गई है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह की वैल्यू ही डिमिनिश हो गई है, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया है, और या फिर टेनेंट ने कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, कोई न्यूसेंस वगैरह क्रिएट कर दिया, तो ये आप लोग अपनी बैरक में मार्क कर लेना। या फिर जो है टेनेंट ने असाइन कर दिया या सबलेट कर दिया है। जैसे होता क्या है, मान लो कि जैसे मुझे मकान मालिक ने किराए पे घर दिया 10,000 रुपए में या 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में मुझे घर मिला, मैंने क्या किया, सामने जो है 25,000 रुपए में किसी दूसरे को वो घर मतलब सबलेट कर दिया, वो भी रहने लगा वहां पर। ठीक है, दूसरे कमरे में वो रहने लगा, मैंने उसको सबलेट कर दिया। 2 कमरे दिए थे, दूसरे कमरे में वो रहने लगा, मैंने सबलेट कर दिया मकान। अब यहाँ पर जो है परमिशन चाहिए होगी लैंडलॉर्ड की, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से मैं उससे 5,000 रुपए का मुनाफा कमा रही हूँ। परमिशन ले लो लैंडलॉर्ड की, उसके बाद सबलेट कर सकते हो। होती है ये सारी चीजें, लेकिन लैंडलॉर्ड की परमिशन चाहिए। ठीक है, और अगर उसके बिना परमिशन किया है तो फिर जाओगे आप, इविक्ट हो जाओगे। ठीक है, और रिनाउंस दिस कैरेक्टर एंड सच डिनाइड द टाइटल, मतलब टेनेंट इतना बड़ा वाला है कि टेनेंट जो है वो किराएदार जो है वो लैंडलॉर्ड का टाइटल ही डिनाई कर रहा है, मतलब कह रहा है कि मेरे लैंडलॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड ने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया था अपना घर, लेकिन उसको आपने कमर्शियल यूज कर लिया। मान लो अपना ऑफिस खोल करके आप बैठ गए, चाहे होली हो चाहे पार्शली। होली का मतलब है पूरा 2 कमरा दिया तो 2 कमरे में आपने ऑफिस बना लिया, या पार्शली का मतलब है 2 कमरा दिया था तो 1 कमरे में आपने ऑफिस अपना बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद टेनेंट जो है वो सीज हो चुका है टू बी इन सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट वगैरह। देखो इसमें क्या होता है ना, ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो सिस्टम है, कहाँ गया ये वाला क्लॉज,
हाँ, ये सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन सर्विस। जैसे मान लो कि उसको देख करके घर दिया था, कि मान लो जज है या डॉक्टर है, कुछ भी है, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट को देख करके घर दिया था रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। अब वो है ही नहीं वहां पर, या उसने नौकरी को छोड़ दी है, अब वो आर्मी में ही नहीं है, तो तब जो है इविक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो the premises are required reasonably and bona fide by the landlord for the use or occupation of himself or family for the use of any person whose benefit from। अरे यार देखो, यहाँ पर क्या है कि वाकई में टेनेंट को बोनाफाइड लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड जरूरत है टेनेंट की, उसकी क्या बोलते हैं, घर की, तो वो तब भी जो है इविक्ट करा सकता है। ठीक है, बोनाफाइड किसी चीज के लिए, कोई ऑक्यूपेशन करना है उसको घर में अपना, उसके लिए उसको जरूरत है तो कर सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिग्री ऑफ eviction from any premises sought by the landlord under clause I, clause 1 नहीं, clause I, he shall be prohibited from letting the same to any other person within a period of। अब जैसे मान लो भाई देखो, लैंडलॉर्ड कभी कभी ना डेढ़ शाने होते हैं, मतलब नो ऑफेंस इंटेंडेड टू एनीवन, मैं सिर्फ मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ कि लैंडलॉर्ड कभी कभी ऐसे डेढ़ शाने होते हैं। उन्होंने क्या किया, आपको निकाल तो दिया बोनाफाइड रीजन बता करके, आप इमोशनल थे, आप निकल भी आए। उन्होंने जो है, मान लो आपको 10,000 में रखा था, उनको अगला कोई किराएदार मिल गया, उन्होंने उसको 20,000 में रख लिया, और यही मतलब कुछ भी ऐसे बहाना बना करके आपको तो इविक्ट करा दिया। तो यहाँ पर इतना प्यारा एक्ट है ये, इसने कहा ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को 3 साल के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years वो नहीं लेट आउट कर सकता है किसी और पर्सन को। एंड इन द केस द प्रेमाइसेस आर लेट आउट, और अगर उसने लेट आउट कर दिया तो टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर, जो पहला टेनेंट था वो एंटाइटल्ड होगा रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के लिए ऑन अ पिटिशन मूव्ड बाय हिम। भाई टेनेंट जाकर के उसकी जो है रेंट ट्रिब्यूनल में उसकी शिकायत कर देगा, और जब उसने शिकायत कर दी और ये बात प्रूव हो गई है, तो यहाँ पर जो है उसको दोबारा से इमीडिएट पोजेशन देना होगा, किसका, अपने घर का, यानी किराएदार को उसको वापस बुलाना पड़ेगा। ठीक है, and एक सेकंड, and the rent tribunal shall dispose of such petition expeditiously, यानी कि immediately dispose of करेंगे, and procedure as laid down section 16, जैसे section 16 में बताया गया है, mutandis apply। mutandis का मतलब है कि अगर necessary changes हैं, अगर उसको करके ठीक ठाक चीजें मतलब ठीक हो सकती हैं, अपने हिसाब से आप उसको ढाल सकते हो तो कर लो। ठीक है, तो ये होगा। टेनेंट ने कुछ बिल्ड कर लिया या एक्वायर कर दिया है, वेकेंट पोजेशन, और हैज बीन अलॉटेड सूटेबल प्रेमाइसेस एडिक्वेट फॉर हिज रिक्वायरमेंट, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर रीजनेबल कॉज, उसने खुद रीजनेबल कॉज के लिए तो यूज नहीं किया, फॉर द पर्पस ऑफ विच, जिस पर्पस के लिए उसको घर दिया गया था उस पर्पस के लिए उस बंदे ने यूज नहीं किया। ठीक है, और कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं बता रहा है वो इस चीज का कि क्यों यूज नहीं कर रहा, और ये 6 महीने से चल रहा है, तो भाई घर खाली कर दीजिए आप, इतने दिन जो है लैंडलॉर्ड बैठा थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, द लैंडलॉर्ड हैज बीन, जैसे मान लो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, मैं समझा देती हूँ, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए घर आपने किसी को दिया, और वो पर्सन जो है मान लो 6 महीने से उसका सामान रखा हुआ है, लेकिन 6 महीने से उसको कोई आता ही पता नहीं है, तो यहाँ पर जो है एविक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। द लैंडलॉर्ड हैज बीन रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अबेट द ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्रेमाइसेस। अब ये सारी चीजें मुंबई वगैरह में बड़ा देखने को मिलती हैं कि मान लो घर तो आपने 2 लोगों को दिया था, 2 लड़कों को दिया था, मान लो कि वो 2 लड़के के बच्चे हैं, वहां पे 20 लड़के रह रहे हैं, भाई ओवर क्राउडिंग हो रहा है ना, यहाँ से तो डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे भी इतने लोग नहीं रह सकते हैं, और वैसे भी मुंबई में तो इतने दबड़े दबड़े से घर होते हैं, छोटे छोटे से, तो नहीं रह सकते इतने लोग वहां पर, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी लैंडलॉर्ड इविक्ट करा सकता है। द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स द प्रेमाइसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क, कोई बिल्डिंग वर्क करने के लिए अगर लैंडलॉर्ड को अपने घर की जरूरत है तो निकलवा सकता है। जैसे मान लो कि मेरे घर में भी कुछ दिन पहले रेनोवेशन वगैरह होना था, काफी टाइम हो गया इस बात को, रेनोवेशन वगैरह होना था, जो मेरे किराएदार रह रहे थे उनको निकलवाना पड़ा था, क्योंकि भाई रेनोवेशन वगैरह होना है, चीजें इधर उधर, इतनी सारी चीजें टूटनी है, सब कुछ होना है, तो अब ऑब्वियसली उस घर में रह नहीं सकते आप, तो इस वजह से निकलवा सकता है लैंडलॉर्ड। एट द इंस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन परसुएंस ऑफ इम्प्रूवमेंट स्कीम, को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ने अगर कोई स्कीम को परस्यू वगैरह करवाना है, इंप्रूवमेंट कुछ करनी वगैरह, कोई डेवलपमेंट स्कीम है, तो भी जो है इविक्ट किया जा सकता है टेनेंट को। एंड बिकॉज द प्रेमाइसेस हैव बिकम अनसेफ और अनफिट, अब भाई प्रेमाइसेस ही अनफिट हो गई, मान लो दीवार ऊपर खड़ी है या छत खड़ी है वही गिर जाएगी, तो ये अनसेफ हो गया ना ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, तो इस वजह से जो है उसको इविक्ट किया जा सकता है।
फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 में हमें इमीडिएट पोजेशन के बारे में बताया है कि इमीडिएट पोजेशन अगर चाहिए तो किस तरीके से लैंडलॉर्ड रिकवर कर सकते हैं, मतलब कौन से केसेस में लैंडलॉर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं इमीडिएट पोजेशन। तो सबसे पहले तो रेंट ट्रिब्यूनल में उनको पेटिशन फाइल करनी होगी, ठीक है। शैल फाइल द पेटिशन इन द रेंट ट्रिब्यूनल, बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इफ रेजिडेंशियल प्रीमाइस। ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेजिडेंशियल प्रीमाइस के बारे में बात कर रखी है। इफ ही इज और वॉज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स, जो हमारे लैंडलॉर्ड के बारे में बात हो रही है, जो लैंडलॉर्ड है वो अगर मेंबर थे किसी आर्म्ड फोर्स के, ठीक है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ यूनियन एंड अफॉरसेड पेटिशन इज फाइल्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए, प्रायर टू और द सब्सिक्वेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट जब हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको पेटिशन फाइल कर देनी चाहिए अगर उन्हें मतलब पोजेशन चाहिए अपने घर का, तो as the case may be or within a period of 1 year from the date of commencement of this act। और या फिर एक तो उनके रिटायरमेंट वाला डेट हो सकता है, या फिर हो सकती है कि जब ये पर्टिकुलर एक्ट कमेंस हुआ उसके बाद वाले विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ तब से लेकर के 1 साल तक, यानी कि 1 अप्रैल 2003 को अगर ये एक्ट कमेंस हुआ है तो तब से 1 साल तक, यानी कि 1 अप्रैल 2004 तक जो है पेटिशन फाइल कर देनी है। तो ये बात इसमें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन जो टाइम है वो 1 साल ही दे रखा है, ठीक है। कॉमन जो टाइम दे रखा है वो सबको 1 ईयर ही दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है इसमें, मतलब याद क्या रखनी है तो पता ही, एक बार जब मैंने बता दिया कॉमन है तो वही चीज जो है हर उसके लिए याद रखनी है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इज और वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई सरकारी नौकरी वाला इंसान था, लोकल बॉडीज कोई भी, तो ये एक बार पढ़ लेना। इनका भी वही सेम चीज है। और हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन एंड फाइल्स अफोरसेड पेटिशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रीमाइस। वो सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है। सीनियर सिटीजन कौन है? 2H में डिफाइंड है, ठीक है, 2H में डिफाइंड है, और कहा कि उन्होंने पेटिशन फाइल करी है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, 3 years की एक्सपायरी के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रेमाइसिस। तो ये सीनियर सिटीजन की क्या एज है? 65 प्लस, ठीक है, 65 या 65 प्लस होने चाहिए। देखो फिर उसके बाद कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लॉज 2 में क्या बता रहा है? डिपेंडेंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है, हु वाज अ मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि लैंडलॉर्ड का कोई डिपेंडेंट है, ठीक है, वो who was a member of any armed force or paramilitary forces or has died during the course of his employment। मतलब मान लो कोई आर्मी में था और वो he died, ठीक है, on a petition being filed in his behalf in rent tribunal be entitled to recover immediate possession of the residential premises by 1 साल तक का टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की डेथ के बाद उनकी विडो जो है shall on petition being filed in this behalf in the rent tribunal be entitled to recover immediate possession of the residential premises if the petition being filed 1 साल तक के अंदर अंदर। जब हस्बैंड की डेथ हुई उससे 1 साल के विद इन जो है पेटिशन फाइल करनी है अगर पोजेशन इमीडिएट पोजेशन चाहिए तो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर लैंडलॉर्ड के 2 या मतलब 1 से ज्यादा प्रेमाइस है तो जो पेटिशन है सबसेक्शन 1 के अंदर, जिस पेटिशन के बारे में हम बात करें, शैल बी मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 रेंटेड प्रीमाइस। अब ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनके 2-3 घर हैं, मतलब 3 घर हैं, तो ये नहीं कि सबके लिए वो इमीडिएट पोजेशन की डिमांड करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक के लिए आप इमीडिएट पोजेशन की डिमांड कर सकते हो, सारे तीनों घरों के लिए आप इमीडिएट पोजेशन की डिमांड नहीं कर सकते अगर वो रेंट पर है तो। ओनली टू बी चूजन बाय द लैंडलॉर्ड, कौन चूज करेगा? तो लैंडलॉर्ड ही चूज करेगा कौन सा घर का उसको जो है मतलब इमीडिएट पोजेशन चाहिए। एंड पेटिशन इन सबसेक्शन 1 शैल बी मेंटेनेबल ओनली इफ पेटिशनर इज नॉट रिसाइडिंग इन हिज ओन प्रीमाइसेस इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। देखो यहाँ पर एक बात और कही कि ये मेंटेनेबल तभी होगा, सबसेक्शन 1 का जो पेटिशन है वो मेंटेनेबल तभी होगी जब पेटिशनर जो है वो रिसाइड नहीं कर रहा है ओन प्रेमाइसेस में, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो ओन प्रेमाइसेस में अगर नहीं रह रहा है तो ही मेंटेनेबल होगा, ठीक है। मतलब उस घर में अगर वो नहीं, मतलब उस घर में अगर वो नहीं रह रहा है, वहां म्युनिसिपल एरिया में नहीं रह रहा है तो ही मेंटेनेबल होगी ये चीज। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 जो है वो कह रहा है वेयर अ लैंडलॉर्ड आफ्टर लेटिंग आउट हिज प्रीमाइसेस ऑन द ग्राउंड फ्लोर हैज इनकर्ड सच परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू विच ही इज अनेबल टू यूज स्टेयरकेस। मान लो कि जो है एज ज्यादा हो गई है
तो या हो सकता है एज ज्यादा की वजह से नहीं, हो सकता है कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो गई हो, हाँ ठीक है, वो उसकी वजह से वो स्टेयरकेस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मान लो कि ये कौन से सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ऊपर रह रहे हैं, टेनेंट नीचे रह रहा है, तो ठीक है, अब लैंडलॉर्ड ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो एंड रिक्वायर्स अ ग्राउंड फ्लोर प्रेमाइसेस ऑफ फॉर हिज ओन रेजिडेंस, और उनको ग्राउंड फ्लोर का प्रेमाइस चाहिए। ही शैल ऑन अ पेटिशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ इन द रेंट ट्रिब्यूनल, वो एक पेटिशन फाइल करेंगे, कहां पर, रेंट ट्रिब्यूनल में पेटिशन फाइल करी जाएगी। बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन भी मिल जाएगा उन्हें ऑन हिज फर्निशिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, मतलब आपको सबूत देना होगा कि वाकई में आपको दिक्कत है, कि आपको नीचे वाला पोर्शन चाहिए अपने घर का। अबाउट सच परमानेंट डिसेबिलिटी एंड ऑन सेटिस्फाइंग द रेंट ट्रिब्यूनल, जब रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए दैट ही हैज नो सुटेबल रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस। एक चीज ये भी है कि उनके कोई और दूसरा घर नहीं होना चाहिए जहां पे उनका अगर नीचे वाला पोर्शन खाली हो तो वहां जाकर रह लो भाई। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है कि नीचे मतलब कोई ऐसा उनका पास कोई दूसरा घर नहीं है जहां पे उनके लिए ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऐसे खाली हो, तो वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफ हिज ओन ग्राउंड फ्लोर इन हिज पोजेशन इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। सेम म्युनिसिपल एरिया में अगर ऐसा कोई घर नहीं है तो प्रोवाइडेड दैट इफ द टेनेंट इज प्रिपेयर्ड टू वेकेट ग्राउंड फ्लोर प्रेमाइसेस, और अगर टेनेंट मान गया है कि हाँ ठीक है, आसानी से मान गया कि वो वेकेट कर देगा प्रेमाइसेस को, इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है, तो उसको परमिशन दे दो कि वो ऊपर जाकर के रहने लगे और आप जो है नीचे आ जाओ। तो ये सारी चीजें हैं बस, बाकी ये सब इतना प्रोसीजरल आपसे प्री में नहीं पूछा जाएगा, ये सारे जो सेक्शंस इतने बड़े बड़े हैं ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिकवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रेमाइसेस इन दिस सेक्शन, जहां पर लैंडलॉर्ड ने रिकवर कर लिया है पोजेशन, अब यहाँ पर उनको पोजेशन मिल गया है। ठीक है, ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। तो अब जो है आपको पोजेशन मिल गया, आपने किराएदार को बाहर निकाल दिया, अब आपको पोजेशन मिल गया, तो 3 साल तक आप जो है टेनेंट को, किसी भी टेनेंट को, किसी भी दूसरे इंसान को नहीं दे सकते। एंड इन द केस प्रेमाइसेस आर लेट आउट, और अगर वही चीज है कि अगर आपने प्रेमाइसेस लेट आउट किया तो जो आपका टेनेंट था, जो आपका एक्स टेनेंट था, वो पोजेशन के लिए जा सकता है कि उसको जो है रिकवरी दी जाए पोजेशन का, एप्लीकेशन लगा देगा वो रेंट ट्रिब्यूनल में कि इन्होंने मुझे इस बात पर निकाला और ऐसी कोई बात नहीं थी, तो अब मुझे जो है वापस से पोजेशन चाहिए। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये चीज ध्यान रखो कि अभी तक हम लोग लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि लैंडलॉर्ड कोई भी पर्सन हो सकता है। लैंडलॉर्ड वो पर्सन होगा जो रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होगा, या फिर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 10 में, उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये बात साफ कह दी है कि लैंडलॉर्ड इस सेक्शन के लिए शैल मीन द ओनर ऑफ द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस। वो फिर वो पर्सन नहीं होना चाहिए जो एज एन एजेंट रेंट वगैरह ले रहा है या ट्रस्टी वगैरह, वो पर्सन लैंडलॉर्ड नहीं है इस सेक्शन के लिए। ठीक है, इस सेक्शन के लिए लैंडलॉर्ड वही पर्सन है जो ओनर है प्रेमाइसेस का, रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस का। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अब अगर किसी टेनेंट को, किसी किराएदार को अगर इलीगली इविक्ट कर दिया, इलीगली अगर घर से लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया है, तब क्या प्रोसीजर होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो पोजेशन किस तरीके से रिस्टोर कर सकता है। सेक्शन 11 में सबसे पहले बताया कि रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट, आप एसआरए में भी पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 6 एसआरए में, आई गेस, हाँ सेक्शन नंबर 6 एसआरए में। इफ एनी टेनेंट इज पोजेस्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रेमाइसेस विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बगैर उसको निकाल दिया, अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था, ठीक है, इलीगली उसको इविक्ट कर दिया, ही मे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द सच डिस्पोजेशन। देखो एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि उसको नॉलेज होना चाहिए तब से, उस दिन से जो है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजिशन, जिस दिन उसको नॉलेज हुआ उसके डिस्पोजिशन का कि उसको निकाल करके बाहर कर दिया है, उसका सामान वामान फेंक दिया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है पिटिशन फाइल कर सकता है, फाइल ए पिटिशन बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। ठीक, तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये इसके आगे के जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है, तो ये चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लिमिट्स दे रखी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। और सेक्शन बेस्ड तो इम्पोर्टेंस है ही, कि आपको याद रखना है कि सेक्शन 12 में प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन दे रखा है कि किस तरीके से टेनेंट जो है रिकवरी करेगा अपने उसका घर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये कि जो पेटिशन है, शैल डिस्पोज ऑफ द पेटिशन बाय ऑर्डरिंग इमीडिएट रिस्टोरेशन
एक मिनट, ये वाला जो टाइम है, द पिटिशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ। ये जो पिटिशन डिस्पोज ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल कब तक करेगा, 90 days के अंदर अंदर। एक तो ये टाइम याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ पूरा प्रोसीजर दे रखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे होगा। चैप्टर नंबर 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हो रहा है आपके रेंट ट्रिब्यूनल का। तो रेंट ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है सच मेंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एट सच प्लेसेस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन दिस ऑफिशियल गेस्ट। When 2 or more rent tribunals are constituted for any area, the state government may by general or special order, मतलब मान लो कि एक एरिया में, मतलब किसी एरिया में 2 या 2 से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल की अगर जरूरत पड़ रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल करके रेगुलेट कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, किस तरीके से, मतलब कौन क्या काम करेगा, ये चीज रेगुलेट कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक पर्सन होगा। Herein after referred to the presiding officer, जिसको हम presiding officer कहते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। No person shall be eligible to be appointed as presiding officer of the rent tribunal unless he is a member of Rajasthan Judicial Service। RJS अगर कोई है और वो भी सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कि सीनियर डिवीजन होना चाहिए, तो वो जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर रेंट ट्रिब्यूनल का हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बात याद रखनी है कि RJS का मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आगे एक आप RS का मेंबर भी देखोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 13 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है रेंट ट्रिब्यूनल का, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर RJS का मेंबर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 3, the High Court may authorize the presiding officer of one rent tribunal to discharge the functions of the presiding officer of another rent tribunal also। कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है वो ऑथराइज करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक रेंट ट्रिब्यूनल के कि वो दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल का भी जो है फंक्शंस वगैरह डिस्चार्ज कर ले। मान लो नहीं है वहां पे कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो एक जो RJS का मेंबर है वो दूसरे उसको भी देख सकता है रेंट ट्रिब्यूनल को। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। रेंट ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन होगा जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। वो पर्सन कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए, वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का मेंबर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट, पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन कर रहा है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का तो पढ़ लेना। यहाँ पर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पिटिशन कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करी जाएगी, ठीक है। सो द पिटिशन shall be disposed of within a period of 150 days 150 days from the date of service of notice on the tenant। प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट बताया है, एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना। बहुत ज्यादा टाइमिंग यहाँ पर ये सब जो टाइमिंग 15 days और नॉट लेटर देन 90 days, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। जो यूजुअली जो पूछा जाता है वो डिस्पोजल का टाइम पूछा जाता है कि कितने दिन में जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास टाइम है उस पर्टिकुलर पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करने का। तो ये चीज आप रेड पेन से अपने बेराक में लिख लीजिए कि यहाँ पर जो टाइम है वो 150 डेज का टाइम है रिविजन ऑफ रेंट के लिए। अब यहाँ पर फिर प्रोसीजर दे रखा है इविक्शन ऑफ टेनेंट का, उसमें क्या टाइमिंग वगैरह होगी, किस तरीके से ऑपोजिट पार्टी को क्या टाइम मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। क्या लिखा है इसमें, डिस्पोज वाला टाइम जो है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। द पिटिशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 240 डेज। देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम जो है यहीं पर दे रखा है, 240 डेज में डिस्पोज ऑफ करने का टाइम है, ठीक है। When the rent tribunal decides the petition in favor, it shall issue a, हाँ ये देख लो, जब रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा पिटिशन लैंडलॉर्ड के फेवर में, मान लो अगर डिसाइड हो गया, भाई जो पिटिशनर था वो तो हमारा टेनेंट था, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसाइड हो रहा है, इट शैल, एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे लैंडलॉर्ड, इविक्शन तो लैंडलॉर्ड कराएगा टेनेंट का, हाँ तो गलती से निकल गया। तो जब रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड कर रहा है लैंडलॉर्ड के फेवर में, इट शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 7 शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। ये टाइम लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक बार सर्टिफिकेट आ गया है तो आप उसको 3 महीने तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब जो डिसीजन
डिसीजन की डेट से 3 महीने तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका रीजन बहुत ही ह्यूमनली रीजन है कि टेनेंट को थोड़ा सा टाइम दो कि वो दूसरा घर जो है वो देख सके। 3 महीने तक का टाइम जो है टेनेंट को मिलता है कि दूसरा घर वो देख सके और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे घर में अपना शिफ्ट हो सके। तो इसलिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि जैसे मतलब मान लो डिसीजन आया तो उसका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया, ऐसे नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा अंटिल 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। कहां से टाइम कैलकुलेट किया जाता है ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस, ये सारी चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कमर्शियल यूज के लिए तो ये तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए होगा कि 3 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा। अगर कमर्शियल यूज के लिए तो 6 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उस पर्सन को 6 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। फिर उसके बाद सेक्शन 16 में प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन के बारे में बताया है। तो इमीडिएट पोजेशन में भी आपको डिस्पोजल का टाइम याद रखना है। द पेटिशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज, 150 दिन के अंदर 150 डेज के अंदर अंदर पेटिशन को डिस्पोज ऑफ करो। ठीक है, एक यहां पर बात, छोटा सा स्टार लगा लो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे तो इन्होंने जनरली बोला कि पेटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। ठीक है, सबसेक्शन 5 में क्या कह रहा है? सबसेक्शन 5 में कह रहा है द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग, ठीक, may hold such summary inquiry as it deems necessary to determine whether the petitioner is a landlord as categorized under subsection 1 or subsection 3 of section 10 on being satisfied that the petitioner belongs to any of the categories। और अगर section 10 में जो categories दे रखी हैं अगर satisfy हो जाता है ट्रिब्यूनल कि वो किसी भी category से belong कर रहा है, shall dispose the petition within a period of 120 days from the date of service। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 150 डेज था, यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल का टाइम कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 10 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सेक्शन 10 की कैटेगरी में इमीडिएट पोजेशन वाला जो सिस्टम है कि लैंडलॉर्ड आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है या डिपेंडेंट वगैरह है, डेथ हो जा रही है विडो के सीन में, तो वो सारी चीजें जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टाइम कम कर दिया गया है। तो ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। जनरली अगर पूछ रहा है तो 150 डेज का टाइम है, और अगर सेक्शन 10 के हिसाब से पूछ रहा है तो 120 डेज का टाइम है। तो शैल डिस्पोज ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इमीडिएट पोजेशन। और ये चीज यहाँ पर ये सेक्शन भी हाईलाइट कर लेना है ताकि याद रहे कि ये अलग टाइम दे रखा है 120 डेज डिस्पोजल का। फिर से वही बात यहाँ पर गई, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 5 शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। डिसीजन आया तब से लेकर के 3 महीने तक जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करो तो करो। ठीक, तो ये पीरियड याद रखना। देखो दोनों में सेम ही है, 3 मंथ्स का पीरियड यहाँ पर भी है, 3 मंथ्स का पीरियड आपको यहाँ पर भी दे रखा है। यहाँ पर भी 3 मंथ्स का ही पीरियड दे रखा है। कमर्शियल यूज में बस केवल आपको 6 महीने का ध्यान रखना है कि 6 महीने का टाइम देते हैं कमर्शियल यूज में। बाकी फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ फाइनल ऑर्डर। तो रेंट ट्रिब्यूनल व्हाइल फाइनली डिसाइडिंग अ पिटीशन इन विच इट इज, अगर वो एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट अ पार्टी तो एक डेट फिक्स करेंगे बियॉन्ड 2 मंथ्स बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ्स। ये टाइम लिमिट याद रखना कि 2 महीने, कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, 2 महीने तक तो करना, 2 महीने से 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, देख लो इधर समझ लो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, 2 महीने से 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, ऑफ इट्स डिसीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द पिटीशन। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम याद रखना। The date so fixed shall be mentioned in the final order passed by the rent tribunal, and copy of the order shall immediately after the pronouncement of the order to be delivered to the party against whom the order is made। तो डिलीवर किया जाएगा उस पार्टी को जिसके अगेंस्ट जो है ऑर्डर आया है। इफ द फाइनल ऑर्डर is partly against one party and partly against the other party, both the parties may prefer appeal। भाई पार्टली एक के फेवर में, पार्टली मतलब दूसरे के फेवर में, मतलब वही समझ लो, वैसे वर्षा भी समझ सकते हो, तो अपील दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर शैल बी डिलीवर्ड टू बोथ द पार्टीज। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसमें सीधी सी बात अगर आप अपने आप भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो डिलीवरी है
उस पर्टिकुलर ऑर्डर की। अगर सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट हो रहा है तो उसको डिलीवर कर दिया जाए फाइनल ऑर्डर की कॉपी। लेकिन अगर पार्टली एक पार्टी के अगेंस्ट है और पार्टली दूसरी पार्टी के अगेंस्ट है तो दोनों को डिलीवर किया जाएगा, दोनों की राइट होगी अपील करने की, ठीक है। तो कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर शैल बियर द एंडोर्समेंट, अब ये पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शैल वगैरह का यूज किया गया, तो पूछ सकते हैं कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर शैल बियर एंडोर्समेंट अंडर द सील ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर that the same is being supplied in this provision and पार्टी प्रेफरिंग एन अपील में फाइल सच अ कॉपी अलॉन्ग विद दिस अपील। तो पार्टी जब अपील प्रेफर कर रही है उस वक्त ये कॉपी लगाएगी इस ऑर्डर की, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर में जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो सील लगा करके ये एंडोर्स करेंगे कि उन्होंने जो है सप्लाई किया है पार्टी उसको ये पर्टिकुलर ऑर्डर कॉपी, ठीक है। ये चीज है बस, इसमें और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 18 में आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई है वो ये कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल एंड नो सिविल कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल, कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सिविल कोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। Only the rent tribunal and no civil court shall have jurisdiction to hear and decide the petitions relating to disputes between landlord and tenant. ठीक, इसमें क्या लिखा है, provided that the tribunal shall in deciding such petitions to which provisions contained in chapter 2 and chapter 3 of this act do not apply, जहां पर chapter 2 और chapter 3 अप्लाई नहीं हो रहा है, have due regard to the provisions of Transfer of Property Act and the Indian Contract Act or any substantive law applicable to such manner in the same manner in which such law would have applied had the dispute been before a civil court by the way of suit. बेसिकली इसमें ये बताया कि जहां पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस एक्ट का अप्लाई नहीं हो रहा जिन प्रोविजंस पर, वो टीपीए और आईसीए को लेकर के गवर्न हो सकते हैं, या फिर अगर कोई दूसरा सब्सटैंटिव लॉ है उसी मैनर में गवर्न होंगे जैसे कि ये पर्टिकुलर जो मैटर है वो किसी सिविल कोर्ट के पास अगर जाता, मतलब सूट की तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, ये चीज कहने का मतलब है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू एम्पावर द रेंट ट्रिब्यूनल, कुछ भी इस एक्ट में लिखा है वो किसी भी तरीके से रेंट ट्रिब्यूनल को एम्पावर नहीं कर रहा कि वो एक ऐसी पिटिशन एंटरटेन करे which is involving dispute between landlord and tenant to which the provisions of Rajasthan Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act and the Rajasthan Premises 1949 apply। तो ये जो दोनों जो एक्ट का नाम है ये आपको पता होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट एंड ये। तो नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू एम्पावर, रेंट ट्रिब्यूनल को एम्पावरमेंट नहीं है या उनको पावर नहीं है कि वो इनसे रिलेटेड, इन दोनों एक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करे, ठीक है। फिर वेयर द पिटिशन ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट इज फाइल्ड, जहां पर सिर्फ अनपेड रेंट की रेंट नहीं पे किया या कुछ भी है, रेंट का उधार वगैरह चल रहा है, द टाइम शेड्यूल एंड प्रोसीजर एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 14 शैल म्यूटेंडिस अप्लाई टू सच पिटिशन। तो उसमें सेक्शन 14 का जो प्रोसीजर है वो लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा अगर अनपेड रेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो। म्यूटेंडिस मैंने पहले भी बताया, जो भी नेसेसरी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लीगल मैक्सिम है ये, जो भी थोड़े बहुत नेसेसरी चेंजेस हैं अगर सेक्शन 14 में उन्हें करके जो है ये पिटिशन सॉल्व कर लिया जाएगा। Then where the petition for recovery of possession is filed in respect of the premises or tenancies to which provisions of chapter 2 or chapter 3 do not apply, the time schedule and procedure enumerated in, ये सब इतना important नहीं है, section 15 का फिर procedure apply हो जाएगा, वही mutandis। A petition shall be instituted before the rent tribunal within the local limits of whose jurisdiction the premises is situated. You can relate this with section 16 CPC। क्या कह रहा है कि रेंट ट्रिब्यूनल में अगर आप पिटिशन लगाने जा रहे हो तो आप वहीं पर इंस्टीट्यूट करोगे जहां पे आपका घर है, लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। मतलब जहां पर प्रेमाइसेस सिचुएटेड है उन्हीं के लोकल लिमिट्स में ही आप वहां पर जो रेंट ट्रिब्यूनल है वहीं पर आपको करना है। ये नहीं कि यहाँ पे घर है तो कहीं और चले गए पिटिशन लेकर के, नहीं, उसी के लोकल लिमिट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 19 और सेक्शन 19 कह रहा है अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन देयर ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी सच नंबर ऑफ अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। वेयर 2 और मोर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट फॉर एनी ईयर द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पहले भी हमने देखा, अभी ऊपर की स्टेट गवर्नमेंट बताएगी
किस तरीके से क्या है। एन अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन हियर इन आउट, हाँ यहाँ पर देखो, an appellant red tribunal shall consist of one person only, hereinafter referred to as a presiding officer, to be appointed by the high court. high court appoint करेगा, ठीक है। no person shall be eligible to be appointed as presiding officer of the appellant red tribunal unless he is a member of district judge cadre service not less than having. appellant red tribunal में अगर जाना है तो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज तो चाहिए साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 में कुछ भी दिया उसको भूल जाओ। द हाई कोर्ट मे ऑथराइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वही सेम चीज है कि हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जज को, कि वो दूसरे जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी मामले को देख ले, ठीक है। From every final order passed by the rent tribunal, appeal shall lie to the appellate rent tribunal. भाई rent tribunal से अगर कोई aggrieved person है तो वो appellate rent tribunal में जाएगा, ठीक है। Within the local limits of whose jurisdiction the premises situated, and such appeal shall be filed within a period of 60 days. अपील कितने दिन में फाइल हो सकती है? रेंट ट्रिब्यूनल से appellate rent tribunal जाने में 60 दिन का टाइम के अंदर विदिन 60 डेज आपको अगर अपील फाइल करनी है तो कर दीजिए, उसके बाद कोई टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, देख लेते हैं। अच्छा, द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग एन अपील अंडर सबसेक्शन 6 शैल सर्व नोटिस अकम्पनीड, वही है कि नोटिस वगैरह किसको दिया जाएगा, ऑन द रिस्पोंडेंट डेट फिक्स्ड ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, इसमें इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 8 में कह रहा था अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल देयर आफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 45 डेज। वो डेट फिक्स करेंगे हियरिंग की जो कि 45 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ अपील एंड द रिस्पोंडेंट, and the appeal shall be disposed of within a period of 180 days from the date of service of notice of to the on the respondent. 180 दिन के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। उसको लेके नहीं बैठना है। टाइम लिमिट्स दे रखी है इसीलिए इस लोकल लॉ में कि इतने दिन में मैटर पूरा खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ, ओके। फिर उसके बाद whether appellant rent tribunal considers necessary in the interest of arriving at a just and proper decision, it may allow a filing of additional affidavit or documents at any stage of the proceeding. additional affidavit और document की क्यों बात करी है यहाँ पर? अभी तो हमने कहीं affidavit वाला सिस्टम पढ़ा है क्या, या कहीं देखा आप लोगों ने अपनी BR एक्ट में कहीं पे लिखा है affidavit? इन्होंने कहा कि एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे, तो इसका तो ये मतलब है कि पहले कहीं एफिडेविट फाइल हो चुका है तभी तो एडिशनल एफिडेविट फाइल हो रहा है। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को लग रहा है तो वो जो है एडिशनल एफिडेविट फाइल करा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका रेंट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर दे रखा है उसमें सबसे पहला जो चीज है, हर जगह जहां भी प्रोसीजर दे रखा है, अभी मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग इमीडिएट पोजेशन shall file petition before the rent tribunal, ठीक है, and such petition shall be accompanied by affidavits and documents. तो यहाँ पर वो एफिडेविट पहले दे चुके हैं रेंट ट्रिब्यूनल को, इसलिए जब वो अपील में जा रहे हैं तो यहाँ पर इस सेक्शन ने कहा कि एडिशनल एफिडेविट भी फाइल किया जा सकता, मतलब एडिशनल एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट अलाउ करेगी, सॉरी ट्रिब्यूनल अलाउ करेगी अगर जस्ट और प्रॉपर डिसीजन पे उन्हें लग रहा है कि जस्ट और प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचने के लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Then the appellate rent tribunal may in its discretion pass such interlocutory order during the pendency of appeal. Interlocutory order जानते हैं आप, interim orders पास किए जा सकते हैं during the trial, जब मतलब चल रही हैं चीजें during the proceedings, तो जो है interlocutory order कुछ भी जो है पास किए जा सकते हैं। Then while deciding the appeal, the appellate rent tribunal after recording the reasons therefore confirm वेरी सेट असाइड रिवर्स और मॉडिफाई द ऑर्डर पास्ट। भाई अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का काम ही यही है, वो चाहे तो कंफर्म कर दे जो ऑर्डर आया है नीचे से, मतलब रेंट ट्रिब्यूनल से, चाहे वेरी कर दें उसको, सेट असाइड कर दें, रिवर्स कर दें या मॉडिफाई कर दें। इफ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिमांड द केस टू द रेंट ट्रिब्यूनल। अगर उनको लग रहा है कि ये जस्टिस के इंटरेस्ट में है तो कहो रेंट ट्रिब्यूनल को वापस भेज दें चीजें, मतलब वापस उनको केस रिमांड कर दें, वापस भेज दें, ठीक है। द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू अप्रोप्रिएट रिकवरी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन रेंडर्ड बाय इट। जो भी डिसीजन उनका आया है उनको एक अप्रोप्रिएट रिकवरी सर्टिफिकेट देना होगा।
then the decision of the appellant rent tribunal shall be final and no further appeal or revision shall lie against its order. Its order फाइनल होगा, इसके बाद कोई भी फर्दर अपील जो है लाई नहीं करेगी. Then, on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as have desired to be heard of its own motion without such notice, the appellant tribunal may at any stage transfer any case from one rent tribunal to any other rent tribunal for disposal. उन्हें लग रहा है तो वो केस ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये उनकी पावर है. पावर के उस रिस्पेक्ट में देखना हो तो देख लेना. वेयर एनी केस हैज बीन ट्रांसफर अंडर सबसेक्शन 12, अगर कोई केस ट्रांसफर किया गया है सबसेक्शन 12 के अंदर, द रेंट ट्रिब्यूनल व्हिच हैज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच केस में सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट वेयर इट वाज ट्रांसफर्ड. अब ये नहीं कि अगर उनको ट्रांसफर किया गया तो पता चला वो एकदम शुरू से लेकर के बैठे हैं. शुरू से लेकर के नहीं बैठना है. जहां से आपके पास आया है प्रोसीडिंग वहीं से आप जो है प्रोसीड करिए. मतलब बीच से बेसिकली वो प्रोसीड कर सकते हैं. ये नहीं कि एकदम फ्रेश ट्रायल स्टार्ट नहीं करना. कहने का ये मतलब है कोई फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं करनी है उसके लिए. जहां से छोड़ा गया है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो. द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 6 शैल मीन एन ऑर्डर बाय विच एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल इज फाइनली डिस्पोज ऑफ. ठीक है. फिर उसके बाद 19A में बताया पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड एरियाज देयर ऑफ पेंडेंसी ऑफ पिटिशन ऑफ अपील. तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड द ट्रिब्यूनल, कौन एप्लीकेशन लगाया 19A में? लैंडलॉर्ड लगाएगा. ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद पिटिशन में या फिर अपील में एज द केस में भी ऑर्डर द टेनेंट ऑर्डर दैट द टेनेंट शैल पे टू द लैंडलॉर्ड, कि वो लैंडलॉर्ड को सारे ड्यूज वगैरह पे करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फोर्थविथ इमीडिएटली. फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली. एंड शैल कंटिन्यू टू पे द रेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशनर ऑफ अपील. अब ये नहीं है कि मान लो अपील की प्रोसीडिंग चली जा रही है तो 180 दिन तक जो है उनको पैसा ही नहीं दिया जा रहा लैंडलॉर्ड को. ऐसा कुछ नहीं होता है. पैसा उसको लैंडलॉर्ड को मिलता ही रहता है. मतलब डे टू डे नहीं, मतलब मंथ टू मंथ जो उनका चलता है वो वैसे ही जो है रेंट जिस तरीके से पे किया जाता है वैसे पे किया जाएगा. ठीक है. एज द केस में भी एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू, जब ड्यू होता जा रहा है तब तक आप टेनेंट के ऊपर ये डायरेक्शंस होते हैं कि वो पे करते रहे. ये नहीं कि 6 महीने तक अगर डिसाइड नहीं हुआ तो 6 महीने तक वो वैसे ही बैठे हैं उसको किराया नहीं दे रहे. ये सब नहीं चलता. ठीक है. फिर उसके बाद क्योंकि असल में होता क्या है कि अब अगर ऐसे होगा, मान लो कि अगर टेनेंट के फिर उसके बाद ठीक है वो 6 महीने तक रेंट देता रहा, अपील चल रही है वहां पर, तो 6 महीने बाद मान लो डिसीजन अगर टेनेंट के उस पर आ गया तो टेनेंट को रिकवर करा दिया जाता है वो पैसा. ऐसा नहीं है कि मतलब रख लेगा वो लैंडलॉर्ड, ये नहीं होता. लेकिन एक ऑब्लिगेटरी होता है जो कि कोर्ट डायरेक्ट करती है आपको पैसा देना ही ताकि उसका भी कोई नुकसान ना हो लैंडलॉर्ड का. ठीक है. फिर एग्जीक्यूशन वाला प्रोसीडिंग्स जो है ना वो ऐसे आज सेम है जैसे कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि अटैचमेंट ऑफ सेल हो जाएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन हो जाएगा, अटैचमेंट ऑफ एनी, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट को भी अटैच किया जा रहा है. तो यहाँ पे वही मोड्स बताएं कि अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी of the opposite party, arrest and detention of the opposite party, attachment of any one or more bank accounts of the opposite party and satisfaction of the amount of order to be paid from such account. जितना मतलब पे वगैरह करना उतना बस पे करके हटा दिया जाता है. अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज कमिश्नर ऑन सच रिम्यूनरेशन as may be fixed or deputing any officer of the tribunal or local administration of a body. मतलब एक जो है एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता है कमिश्नर के उस पे. ठीक है. फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट, the tribunal may in order to execute the final order or any other order passed under this act require the help from local administration of the body, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द लोकल बॉडी और तो पुलिस. मतलब ट्रिब्यूनल को जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए अगर फाइनल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना है तो वो हेल्प ले सकते हैं. किसकी? पुलिस की ले सकते हैं, लोकल बॉडी की ले सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ले सकते हैं. अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 है और सबसेक्शन 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में देखो क्या बताया गया. कहा गया कि इसको स्टार लगा लो. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है काफी. If the tenant does not vacate the premises within 3 months, हमने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर खाली करना है. आपको 3 महीने का समय दिया, आप घर ढूंढ लीजिए, खाली करिए. 3 महीने के अंदर अंदर अगर उन्होंने नहीं किया ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, he shall be liable from the date of issue of certificate for recovery of possession
टू पे मीन प्रॉफिट्स की मीन प्रॉफिट पे करो एट द रेट ऑफ 2 times द रेंट इन केस ऑफ प्रेमाइसेस ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस। अगर रेजिडेंशियल पर्पस है तो जितना रेंट है उसका 2 times, जितना रेंट है उसका 2 times पे करना पड़ेगा अगर रेजिडेंशियल पर्पस है तो। एट द रेट ऑफ 3 times इन द रेंट इन केस ऑफ प्रेमाइसेस लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस। अगर कमर्शियल पर्पस है तो वही चीज 3 times हो जा रही है। एंड एट द रेट ऑफ 3 times the rent in the case of certificate of recovery of immediate possession has been issued under section 16। section 16 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? section 16 में हम immediate possession के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। section 16 में हम immediate possession लिख लो वहां पर अपनी बेयर एक्ट में याद रखने के लिए, इसकी section 16 में immediate possession की बात करी गई। तो क्या बातें बताई? 3-4 बातें इसमें बताएं कि अगर टेनेंट वेकेट नहीं कर रहा है 3 महीने के बाद भी, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अगर उसने वेकेट नहीं किया तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा। कैसे? मतलब मीन प्रॉफिट्स टाइप का पे करना पड़ेगा। कैसे? 2 times द रेंट ऑफ, अगर 2 times द रेंट, जितना भी वो रेंट दे रहा है उसका 2 times अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, और उसी पर्टिकुलर रेंट का 3 times अगर कमर्शियल पर्पस के लिए है। और अगर जो है सेक्शन 16 के अंदर उन्होंने लैंडलॉर्ड ने रिकवरी पोजेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ था तो 3 times इन दैट केस। तो 3 times दोनों में है, कमर्शियल में भी और सेक्शन 16 के अंदर भी, और 2 times रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मीन प्रॉफिट्स की बात यहाँ पर क्यों करें? क्योंकि हम कहते हैं कि मीन प्रॉफिट्स का मतलब है कि रॉन्गफुल पोजेशन में है बंदा, ठीक है। अब भाई जब टाइम खत्म हो गया है, डिक्री जो है मतलब जो रेंट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में आ गया, तो आपको 3 महीने का टाइम दे दिया, आपने तब भी खाली नहीं किया। जब 3 महीने का टाइम दे दिया तब भी खाली नहीं किया है तो वो फिर एक रॉन्गफुल पोजेशन में आ जाता है कि इलीगल पोजेशन में बंदा बैठा हुआ है। तो इस वजह से जो है मीन प्रॉफिट्स का यहाँ पर नाम लिखा गया। फिर उसके बाद द रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर or any other passed under this act in summary manner में होगा, and dispose of the application of execution made under this section within 45 days, 45 days के अंदर, ठीक है, from the date of service of the summary manner में होगा। तो ये summary manner और 45 days from the date of service, execution वगैरह जो हो रहा है वो 45 days में होगा। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि फाइलिंग ऑफ एन अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपने मतलब जो आपका क्या बोलते हैं टेनेंट ने अगर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट अगर कोई अपील लगा दी है तो इसमें ये मतलब नहीं है कि टेनेंट सेव हो जाता है कि वो उसको मीन प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। मीन प्रॉफिट तो देना पड़ेगा एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 3 अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड। हाँ, अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली ऑर्डर कर दे कि ठीक है आप अभी मत दीजिए, जब आपका हम फुल्ली डिसाइड कर देंगे, फाइनली डिसाइड कर देंगे तब आप दीजिएगा, तो ठीक है, वरना उसको देना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साहब ने अपील लगा दी तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो वही चीज लिखी है, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड अदरवाइज बाय अपीलेंट ट्रिब्यूनल और द कोर्ट बिफोर व्हिच सच एन ऑर्डर इज अंडर चैलेंज एंड इफ द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट इज फाइनली मेंटेन्ड। फाइनली मेंटेन अगर हो गया मतलब कि वो सही है। फाइनली मेंटेन का मतलब है कि जो रिकवरी सर्टिफिकेट आया था वो बढ़िया है, एकदम लैंडलॉर्ड के फेवर में एकदम सही है। द टेनेंट शैल बी लायबल टू पे मीन प्रॉफिट्स एट द रेट जो सबसेक्शन 3 में दिए गए हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिकवरी सर्टिफिकेट वाज इनिशियली इशूड। बस अब यहाँ पर पावर वगैरह दे रखी है, जो है अपीलेट प्रोसीजर और पावर दे रखा है रेंट ट्रिब्यूनल की और अपीलेट ट्रिब्यूनल की। अब देखो इसमें जो चीज है वो क्या इंपॉर्टेंट है, इन एवरी केस बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल द एविडेंस ऑफ अ विटनेस शैल बी गिवन बाय एफिडेविट। पहली चीज तो ये। However, the rent tribunal or appellant rent tribunal, where it appears necessary that it is necessary in the interest of justice to call a witness. Witness को अगर बुलाना जरूरी लग रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, such witness can be produced, may order attendance, और पता है कि वो उस विटनेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है तो ऑर्डर कर देंगे उसके एग्जामिनेशन के लिए, उस विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए। एक चीज जो कि पूछी जा सकती है यहाँ से वो ये है The documents filed before rent tribunal, अगर petitioner फाइल कर रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2 के नाम से किए जाएंगे, ठीक है, और रेड इंक में होंगे, petitioner कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट, और अगर रिस्पोंडेंट कर रहा है ना, अगर रिस्पोंडेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर के आ रहा है, दिखाई देगा इसमें, हाँ दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। रिस्पोंडेंट अगर कर रहा है तो डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, उसको मतलब डिफरेंट थोड़ा सा करने के लिए पेटिशनर से एग्जिबिट A1 किया जाएगा, एग्जिबिट A2 के नाम से किया जाएगा, ठीक है।
और ये भी रेड इंक में ही होगा। And in the documents and in the affidavits the document shall be referred by these exhibit mark, और इन्हीं exhibit mark से रेफर किया जाएगा। अगर आपने सीरीज वगैरह देखी तो उसमें बोलते हैं exhibit 1 exhibit 2, तो बेसिकली वो एक एविडेंस की तरह वर्क करता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही क्योंकि उनका एविडेंस वगैरह है तो इस वजह से exhibit 1 exhibit 2 पेटिशनर के लिए रेड इंक में होगा। रेड इंक दोनों जगह कॉमन है, और रिस्पोंडेंट के लिए exhibit A1 और exhibit A2 उसके नाम से मार्क किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट जो कि पूछने वाला है। रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर। ये बात याद रखनी है कि ये सीपीसी के प्रोसीजर से कतई बाउंड नहीं है। ठीक है, ये रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this act or rules made thereunder, and shall have powers to regulate their own procedure। इनके पास पावर है कि अपना own procedure regulate कर सकते हैं। they are guided by the, अब natural justice के against तो नहीं चले जाएंगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ। and for the purpose of discharging their functions under this act shall have the same powers as this, और अगर उन्हें कोई अपने functions discharge वगैरह करने हैं तो उनके पास same power होंगे जैसे कि सिविल कोर्ट में होते हैं। ठीक है, एज सीपीसी वाइल ट्राइंग अ सूट और एन अपील इन द फॉलोइंग मैटर्स, ये सारे जो पावर्स होते हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग इट्स डिसीजन, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, कमीशन इशू करने का पावर सेक्शन 76 में, डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफॉल्ट, और सेक्शन 76 सीपीसी के बारे में बात कर रही हूँ। डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्सपार्टे भी डिसाइड कर सकते हैं भाई। सेटिंग असाइड अगर एक्सपार्टे को करना है तो वो भी कर सकते हैं। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड एंड एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यही सब सीपीसी वाले हैं, सारे पावर्स हैं इनके पास भी, लेकिन वो बाउंड नहीं है सीपीसी से। ये बात जो है याद रखनी है, पावर्स तो जो है सेम हो सकते हैं लेकिन अपना सेम प्रोसीजर भी ओन प्रोसीजर भी वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या रेंट ट्रिब्यूनल एडजर्नमेंट ग्रांट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है एडजर्न, लेकिन बिना रिटन एप्लीकेशन के, और उनको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों वो जो है एडजर्नमेंट ग्रांट कर रहे हैं। बगैर रिटन किसके एप्लीकेशन की वो नहीं ग्रांट कर सकती। हर चीज जो है देखो जज को रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि क्यों उन्होंने आखिर में ये डिसीजन दिया, क्यों वो एडजर्नमेंट, क्यों आगे की डेट बढ़ा करके दे रहे हैं, तो ये तो पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एनी प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शंस। कोई भी प्रोसीडिंग अगर रेंट ट्रिब्यूनल के सामने या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने हो रही है उसको माना जाएगा एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह, उसको माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी, एंड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। रेंट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इतना याद रखो, सेक्शंस याद रहे ना रहे ये वाले, ये चीज याद रखनी है कि जो भी प्रोसीडिंग इनके सामने हो रही है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह होगी और इनको सिविल कोर्ट माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 21A है, तो प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी बता रहा है। तो रेंट अथॉरिटी की क्या पावर है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 21 विद रिगार्ड टू प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल म्यूटेंडिस भी एप्लीकेबल, यानी कि अगर कुछ भी जो नेसेसरी चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं उसी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा रेंट अथॉरिटी के लिए भी, जब वो एंटरटेन कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं द पिटिशंस और एप्लीकेशंस प्रेजेंटेड और विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू हिम एज द वर्ड एज इफ द रेंट अथॉरिटी वो सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स रेंट ट्रिब्यूनल। मतलब जहां जहां रेंट ट्रिब्यूनल लिखा है उसको रेंट अथॉरिटी समझ करके, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है तो इसको रेंट अथॉरिटी समझ करके ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस करके अप्लाई कर लो, वही सेक्शन 21। तो इसमें कुछ वही प्रोसीजर पावर्स वही है, सेम है। मतलब मॉडल फॉर्म्स एवरी पिटिशन और अपील सो फार एज एप्लीकेबल बी इन मॉडल फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए और शेड्यूल बी एंड एवरी रिकवरी। ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि 1 में क्या दे रखा है, 2 में क्या दे रखा है, 3 में और 4 में शेड्यूल में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर चैप्टर 5A अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ी सी चीजें बची हैं जो हम लोगों को देखनी है। चैप्टर 5A 22A अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा किसको?
ऑफिसर्स ऑफ, यहाँ पर रेंट अथॉरिटी में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो हैं ऑफिसर्स वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसडीओ, से कम के नहीं होने चाहिए, यानी कि एसडीओ हो सकते हैं, इनसे कम के नहीं होने चाहिए एज द रेंट अथॉरिटी। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, भाई अपील रेंट अथॉरिटी से रेंट ट्रिब्यूनल जाएगी। तो हायरार्की समझ में आ रही है, हायरार्की क्या है, पहले आपका रेंट अथॉरिटी है, उसके बाद आपका रेंट ट्रिब्यूनल है, उसके बाद आपका अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल है। ये सबसे छोटी अथॉरिटी है यहाँ पर हम देखें अगर इस एक्ट में, तो जो छोटे मोटे छुटपुट वाले मैटर्स हैं वो बेसिकली ये देख लेते हैं ताकि रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर बर्डन ना हो जाए उनके ऊपर केसेस का। इस वजह से जैसे मान लो कोई रेंट नहीं दे रहा है, टेनेंट वगैरह रेंट नहीं दे रहा और कुछ भी ऐसे छोटी बहुत जो प्रॉब्लम है वो ये सारी चीजें ये रेंट अथॉरिटी देख लेती है। ठीक है, वही टाइम पीरियड सेम है अपील करने का, अपील अगर करनी है आपको तो विद इन 60 डेज अपील करनी होगी। वही चीज हम ट्रिब्यूनल में भी पढ़ रहे थे कि रेंट ट्रिब्यूनल से अगर अपील रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी तो 60 डेज के अंदर अंदर जाएगी। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी इफ नॉट रिवर्स्ड, अगर उसे रिवर्स नहीं किया गया है, ऑल्टर नहीं किया गया है, मॉडिफाई नहीं किया गया है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, इट शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि रेंट अथॉरिटी ने ये कर दिया था, ऐसा डिसीजन दे दिया ना। अगर रेंट ट्रिब्यूनल के पास गया है और अगर उन्होंने रिवर्स नहीं किया, ऑल्टर नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो सिविल कोर्ट का भी कोई काम नहीं है, सिविल कोर्ट भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 22B में हमें टेनेंसी एग्रीमेंट्स के बारे में पता चल रहा है। तो टेनेंसी एग्रीमेंट में जान लो कि एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होगा इस एक्ट के अंदर, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच एग्रीमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रेंट अथॉरिटी, जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो रेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करे जाएंगे। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर्स रेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट किए जाएंगे जो इस तरीके से फॉर्म बताया स्केड्यूल डी में। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना चाहो एक बार देख लेना। ये यहाँ पर जो ये प्रोवाइडेड दैट द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फेल टू प्रेजेंट अ जॉइंटली अ कॉपी ऑफ टेनेंसी, अगर वो फेल हो जाते हैं ऐसा करने में अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, और फेल टू रीच एन एग्रीमेंट सच लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल सेपरेटली फाइल द पर्टिकुलर्स अबाउट सच टेनेंसी। अगर उन्होंने जॉइंटली वो नहीं कर पाए तो सेपरेटली कर दो भाई, इसमें इतना कौन सी बहुत बड़ी बात है। Every agreement referred to in subsection 1 shall be executed before the commencement of tenancy agreement and agreement एक सेकेंड, every agreement referred to in subsection 1, subsection 1 में जो agreement बताया है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा बिफोर द commencement of tenancy, टेनेंसी के कमेंस होने से पहले, मतलब कि वो आकर के एज अ किराएदार रहने लगे उससे पहले आपको जो है एग्जीक्यूट करा लेना है ये पर्टिकुलर जो है एग्रीमेंट वो। एंड द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी एग्जीक्यूटेड विद इन 1 ईयर। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल के अंदर अंदर। जब ये 2017 वाला अमेंडमेंट एक्ट आया था तब से 1 साल के अंदर अंदर। The rent authority, after receiving such information about tenancy agreement, shall make a entry of particulars. उनके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें वो डालते हैं कि ये मतलब जो भी टेनेंसी वाला एग्रीमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, the information provided as in subsection 1 shall be taken as evidence of relating to tenancy and matters connected therewith, and in the absence any statement in the agreement inconsistent with the details as per schedule D shall not be received as evidence। जो एक बात समझ लो, यहाँ पर जो भी चीज राइटिंग में होगी उसी की मान्यता है। आपने ओरल में कुछ भी दिया हो, यही चीज एविडेंस में दी भी जा सकती है। ओरल में आपने कुछ भी कर लिया हो, आप वो चीज वहां पर नहीं लिखी है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, the rent authority shall upload the details of all tenancies along with the registration number provided in the subsection 4, जो भी registration number है उसके साथ सारी चीजें अपलोड करेगी in the form and manner prescribed, जिस तरीके से बताया गया है ऑन वेबसाइट, उनकी वेबसाइट में विद इन 15 डेज। अब ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन के अंदर अंदर, तो 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। जब अलॉटमेंट हो गया है तो 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दो वेबसाइट पे। फिर पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में बताया है, तो पीरियड ऑफ टेनेंसी, ऑल टेनेंसीज एंटर्ड इनटू आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017 अमेंडमेंट एक्ट के बाद शैल बी फॉर अ पीरियड एज अग्रीड। जितने भी पीरियड के लिए आपका वही चीज है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट जितने पीरियड के लिए अग्री करेंगे उतने पीरियड के लिए टेनेंसी एग्जिस्ट करेगी एज स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट।
द टेनेंट में अप्रोच द लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ टेनेंसी। अगर बढ़ाना चाह रहा है तो भाई अप्रोच करो टेनेंट, किराएदार मतलब जाकर के कहे उससे, मकान मालिक से, विद इन द पीरियड अग्रीड टू इन द टेनेंसी एग्रीमेंट प्रायर टू द एंड ऑफ टेनेंसी पीरियड एंड इफ अग्रीएबल टू द लैंडलॉर्ड में एंटर इनटू अ न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड सो म्यूचुअल। तो इसमें कुछ नहीं, वो मतलब जा करके बस केवल कहेगा कि इसको रिन्यू करा दो। If the tenancy for a fixed term ends, fixed term अगर end हो गई and has not been renewed, उसको renew भी नहीं कराया गया, और the premises have not been vacated, और tenant ने उसको vacate नहीं किया, दो चीजें हुई, तीन चीजें हो रही हैं। टेनेंसी का जो टर्म पीरियड था, मान लो 1.5 साल की टेनेंसी करी थी उन्होंने, खत्म हो गई, उनका जो है उसको रिन्यू भी नहीं कराया टेनेंट ने, ठीक, टेनेंट गया भी नहीं रिन्यू कराने के लिए, और जो है टेनेंट ने वेकेट भी नहीं किए प्रेमाइसेस, ठीक है। द टेनेंसी शैल बी डीम्ड टू बी रिन्यूड ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। तो डीम मान लिया जाएगा, डीम का मतलब होता है मान लिया जाएगा कि मंथ टू मंथ बेसिस पे सेम टर्म्स और कंडीशंस पे वो अपना रिन्यू हो गई है, मतलब बेसिकली यही बात बताई गई है, उसको छोड़ के जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months and shall thereafter be deemed to have expired unless renewed। ये कब तक माना जाएगा कि मंथ टू मंथ बेसिस पे हो रहा है? 6 महीने तक। भाई एक बार आपकी टेनेंसी जो है खत्म हुई, ठीक है, एक बार आपकी टेनेंसी खत्म हुई, आपने उसको रिन्यू भी नहीं कराया, और जो है टेनेंट ने घर भी खाली नहीं किया, तो अगर घर उन्होंने खाली नहीं किया है तो मंथ टू मंथ बेसिस पर माना जाएगा कि अपने आप ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा डीम कर लिया जाएगा कि वो रिन्यू हो रही है, 6 महीने तक की ऐसा माना जाएगा। लेकिन एंड शैल देयर आफ्टर बी डीम टू हैव एक्सपायर्ड अनलेस रिन्यूड, और उसको डीम एक्सपायर भी 6 महीने के बाद उसको फिर एक्सपायर मान लिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर उसको लैंडलॉर्ड जो है वो क्या नहीं कराता है, रिन्यू नहीं कराता है बाय एग्रीमेंट के द्वारा दोबारा से, मतलब 6 महीने के बाद तो दोबारा से आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा टेनेंट के साथ राइटिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद है चैप्टर 5B जो कि रिविजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात कर रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। तो इसमें ये बताया कि जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट इंक्रीज कर सकता है ऑफ द बाय एन अमाउंट एग्रीड। देखो, वेयर द लैंडलॉर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी एंड इन एग्रीमेंट विद द टेनेंट हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट, एडिशन और स्ट्रक्चर और एलिनेशन इन द प्रेमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट व्हिच डज नॉट इंक्लूड रिपेयर नेसेसरी टू बी कैरिड आउट। तो अगर लैंडलॉर्ड ने ऐसा कुछ कराया है, ठीक है, मान लो मतलब कुछ जैसे मान लो किचन नहीं बना था, किचन बनवा दिया, या कुछ और चीज कुछ और अच्छा कर दिया, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड फिर रेंट जो है वो इंक्रीज कर सकता है, वो जो भी अग्री करे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी अग्री हो, एंड सच इंक्रीज इन रेंट शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 month आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब काम खत्म हो गया है उसके 1 महीने बाद, वो जो बताया उसने कि हम 5,000 रुपए किराया बढ़ा रहे हैं, तो जब काम खत्म हुआ उसके 1 महीने के बाद जो है वो 5,000 रुपए बढ़ा करके देना पड़ेगा टेनेंट को। Where after the rent of premises has been agreed or fixed, there has been a decrease or diminution or deterioration of accommodation or housing premises, housing services in the premise, the tenant may claim। भाई अगर कोई दिक्कत हो गई, मान लो दीवार खड़ी, दीवार टूट गई है वहां से, ठीक है, दीवार गिर गई है, कुछ भी हो गया है, तो अगर ये सारी दिक्कतें उसको हुई हैं तो वो ये भी कह सकता है कि रेंट को थोड़ा कम करिए, क्योंकि अब आपका घर वैसा नहीं रहा जैसा हमने पहले लिया था, इस वजह से। The landlord may either restore the premises and the housing services as at the commencement of tenancy or agree for a reduction in rent। तो उन्होंने कहा या तो भाई रिड्यूस कर दो, या तो फिर आप कर दो कि मतलब आप रिस्टोर कर दोगे, सही से कर दोगे बाकी सारी चीजें। फिर वही कह रहा है कि अभी देखो ये छोटी मोटी बातें, तो इन छोटी मोटी बातों के लिए रेंट अथॉरिटी के पास गया। सो इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द लैंडलॉर्ड और टेनेंट में अप्रोच टू द रेंट अथॉरिटी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ, नहीं मान रहे हैं आपस में, तो एक पिटीशन फाइल करी जाएगी रेंट अथॉरिटी के सामने, और रेंट अथॉरिटी कोशिश करेगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, और एक एमिकेबल सेटलमेंट में, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज कर लो दोनों लोग बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड इफ नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड, और अगर ये सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा बिटवीन द पार्टीज, पता नहीं हाईलाइट में कहाँ करते कहाँ हाईलाइट होता है, ही में पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एंड बाय हियरिंग बोथ द पार्टीज। तो जो भी एविडेंसेस वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पेश कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेंट अथॉरिटी डिसाइड कर देगी उन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद। फिर रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज्ड रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस in section 22D the rent authority on an application presented by landlord tenant in circumstance specified in 22 shall fix or revise। तो ये सेक्शन याद रखना कि वो फिक्स और रिवाइज कर सकते हैं।
कि कब से पेएबल होगा ये देख लेना। 22F में सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बताया गया कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है कॉन्ट्ररी में, इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलॉर्ड। तो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट लैंडलॉर्ड्स लेते हैं, जैसे मान लो महीने का रेंट अगर 10,000 रुपए है, तो ये 10,000 रुपए, एक महीने का रेंट अगर 10,000 रुपए है, तो ये एज ए सिक्योरिटी वो एडवांस में डिपॉजिट करा सकते हैं। लैंडलॉर्ड का राइट है ऐसा करना। यहाँ पे शैल लिखा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अपने पास रखवा सकते हैं कि कल को अगर तुम कोई तोड़फोड़ करके जाओ तो तुमको हम इसमें से 5,000 रुपए वापस करेंगे। मतलब जितना अमाउंट का वो तोड़फोड़ करा है उतना अमाउंट जो है अपने पास रख लेगा, बाकी अमाउंट उसको वापस कर लेगा। तो जाने वेकेट करने के बाद दिया जाता है सिक्योरिटी अमाउंट। ये तो पता ही हो, कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में भी जो है भरवाया जाता है सिक्योरिटी अमाउंट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड। अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन में रिफंड करना है किसको, आपके टेनेंट को। तो जब वो छोड़ करके गया है घर, उसके एक महीने, ये नहीं कि छोड़ के गया तो तुरंत ही उसके हाथ में पकड़ा दिया ना, लैंडलॉर्ड को 1 महीने तक का टाइम मिलता है। ठीक है, 1 महीने का टाइम मिलता है आफ्टर द वेकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस। ठीक, फिर सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया, वेदर द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट रिफंडेड द टेनेंट टू द टेनेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर उनको नहीं मिला, टेनेंट को, किराएदार को उसने वापस नहीं किया पैसा, तो टेनेंट एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी के पास कि वो डायरेक्ट करे लैंडलॉर्ड को कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका वापस करे। ठीक है, Depositing of rent with the rent authority in certain circumstances, 22G, where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant in the manner specified in Section 5 or refuses to give a receipt, the tenant may deposit the same periodically in time with the rent authority. Wherever in any case there is a bona fide doubt about the person or persons to whom the rent is, अरे इसमें देखो ये बताया गया है कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा टेनेंट को कि रेंट किसको देना है, कहाँ देना है, क्या करना है, तो वो रेंट अथॉरिटी के पास जमा कर देगा रेंट। ठीक, इतनी सी बात बताई गई। मतलब उस टेनेंट को डाउट है, अगर बोनाफाइड डाउट है किसी पर्सन को लेकर के कि कौन किसको देना है, कौन से लैंडलॉर्ड को देना है, तो वो रेंट अथॉरिटी के पास जमा करा देगा, रेंट अथॉरिटी उसको वापस कर देगी। On the deposit of the rent authority shall investigate the case and pass an order based on the facts of the case. जब उसके पास आया रेंट अथॉरिटी के पास, तो वो केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ऑर्डर जो भी पास करना है वो ऑर्डर पास करेंगे। फिर कह रहा था अमाउंट ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी केप्ट इन अ, ये चीज पूछी जा सकती है कि रेंट अथॉरिटी वो रेंट रखती कहाँ है। वो अपने यूज के लिए, जो अथॉरिटी पर्सन बैठा है वो अपने यूज के लिए उसको यूज नहीं कर सकता, क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता वो। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट का वो एक पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट होता है, वहां पर रखा जाता है। एंड शैल बी ऑपरेटेड फॉर पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और अदर लॉफुल क्लेमेंट इन द मैनर, जो भी लॉफुल क्लेमेंट है या फिर लैंडलॉर्ड है। ठीक है, then receipt by the landlord of rent deposited under subsection 1 or subsection 2 as the case may be shall not operate as admission to the correctness of rent and other fact stated by the tenant while depositing the same. तो जो भी रिसीट वगैरह लैंडलॉर्ड ने दी है टेनेंट को, वो अगर वो पेश कर रहा है, वो पर्टिकुलर रिसीट वगैरह अगर वो पेश कर रहा है, तो ये एक एडमिशन की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एज द करेक्टनेस ऑफ रेंट, बस इतना जान लो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 पे आओ, एमिनिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन 23 कह रहा है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। जो भी कुछ एमिनिटी है तो नो लैंडलॉर्ड शैल डिसकंटिन्यू और विद होल्ड जो भी एमिनिटीज वो एंजॉय करा। मतलब मान लो पानी एंजॉय करा तो पानी बंद कर दिया उसका। ठीक है, ये सारी चीजें लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता अगर उसने प्रेमाइसेस रेंट पर दे रखी है। द लैंडलॉर्ड में हाउएवर डिसकंटिन्यू और विद होल्ड एनी एमिनिटी विद द परमिशन ऑफ द रेंट अथॉरिटी। लेकिन अगर रेंट अथॉरिटी ये परमिशन से वो ऐसा करे तो वो कर सकता है। रेंट अथॉरिटी को अगर सही लगेगा तो ही वो करेगा। ठीक है, शैल ग्रांट सच परमिशन इफ इट इज सेटिस्फाइड द टेनेंट हैज नॉट पेड द चार्जेस। मान लो कि उसने नहीं कुछ चार्जेस पे कर रखे हैं तो भले लैंडलॉर्ड काट सकता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं काट देगा कि बिजली उठा करके काट दी, तो नहीं काट दे सकता वो ऐसे। ठीक है, फिर इसमें एक बार पढ़ लेना, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका सबसेक्शन 4 है वो क्या कह रहा है, द रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इन अ समरी मैनर में होगा। ठीक है, डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। तो ये वही मैंने कहा, डिस्पोजल का टाइम इंपॉर्टेंट है, तो 60 डेज का टाइम है। ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड,
देखो क्या ड्यूटीज हैं इसमें। सबसे पहले, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट, इसेंशियल रिपेयर्स इन अ ईयर इन्वॉल्विंग अप टू इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर सॉरी अप टू 5% ऑफ द एनुअल रेंट। ठीक है, तो जो भी इसेंशियल रिपेयर्स हैं इन अ ईयर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर अप टू 5% ऑफ द एनुअल रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट। अब छोटी मोटी अगर चीज है, मान लो नल वगैरह टूट गया है, शावर टूट गया है बाथरूम, तो ये सारी चीजों के लिए मतलब वो लैंडलॉर्ड से पैसे नहीं मांगने चला जाएगा कि तुम्हारे घर का टूटे तुम दो, उतना का वो खुद से कॉस्ट पे कर सकता है। लेकिन कितना? 5% ऑफ द एनुअल रेंट। एनुअल रेंट उसका जितना बनता है उसका 5% वो खर्च कर दे अपने हिसाब से, अपने मन से। ठीक है, जो भी अगर कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है प्रेमाइसिस में, जितना भी, मान लो अगर 20,000 रुपए एनुअल रेंट है, तो इसका 5% वो अपने आप से कर सकता है। एंड इसेंशियल रिपेयर्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर इन द एक्सेस ऑफ 5%। लेकिन अगर एक्सेस हो गया 5% के ऑफ द एनुअल रेंट, तो फिर वो लैंडलॉर्ड जो है सेटल करेगा। ठीक है, वो फिर लैंडलॉर्ड सेटल करेगा। वो फिर उसको ये नहीं कि टेनेंट ही खर्चा कर रहा है, तो फिर वो लैंडलॉर्ड खर्चा करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स टू अंडरटेक एसेंशियल रिपेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। अब मान लो कोई चीज ऐसे इसेंशियली जरूरत थी, इसेंशियल चीज थी, वो नेसेसिटी थी, वो चीज रिपेयर नहीं कराई अगर लैंडलॉर्ड ने विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर टेनेंट शैल बी एट लिबर्टी टू मूव द रेंट अथॉरिटी। तो फिर टेनेंट का मतलब एक लिबर्टी बन जाएगी, उसका ये राइट है कि वो रेंट अथॉरिटी के पास जाए फॉर परमिशन टू अंडरटेक द रिपेयर्स अलॉन्ग विद एस्टिमेट ऑफ सच रिपेयर। एंड वेयर परमिशन इज ग्रांटेड, और अगर ग्रांट हो गई परमिशन रेंट अथॉरिटी के द्वारा, इट शैल ऑल्सो पास ऑर्डर्स which regard to the recovery of such cost from the landlord by setting off the amount against the rent payable by the tenant। भाई वो गया रेंट अथॉरिटी के पास, टेनेंट रेंट अथॉरिटी के पास गया कि इनको 15 दिन से बोला, 15 दिन से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने सही करवाया। तो ठीक है, रेंट अथॉरिटी उन्हें कहेगी कि ठीक है आप सही करा लीजिए, वो सही करा लेंगे, टेनेंट सही तो करा लेगा, लेकिन अब रेंट वो लैंडलॉर्ड को वो काट करके देगा। ठीक है, मान लो 10,000 का अगर मान लो खर्चा हुआ, 20,000 अगर उसका रेंट है, तो वो 10,000 रुपए काट करके देगा, सिर्फ लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए ही देगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, The provisions of subsection 2, subsection 3 and subsection 4 of section 23 shall apply mutandis to the proceeding before the rent authority under this section। फिर 24A में क्या बता रहा है? 24A में कह रहा है all the proceeding under section 23 और 24 pending before the rent tribunal on the date of commencement of Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017 shall be continued and रेंट ट्रिब्यूनल में पास। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझो, ये जो रेंट अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये 2017 के बाद में आया। 2017 से पहले कोई भी रेंट अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, ये चीज इन्होंने 24A में कंफर्म कर दी है कि अगर भाई क्या बोलते हैं, इस 2017 से पहले जो कुछ भी प्रोसीडिंग वगैरह थी वो रेंट ट्रिब्यूनल में चल रही होगी। तो ये नहीं कि वो अगर रेंट ट्रिब्यूनल में चल रही है तो रेंट अथॉरिटी के आने के बाद यहाँ पर लेकर के चले आए, नहीं, रेंट ट्रिब्यूनल में चल रही है वो उसको रेंट ट्रिब्यूनल ही कंटिन्यू करेगा। इसके बाद फर्दर, इसके बाद 2017 के बाद जो भी छोटे मोटे मैटर्स हैं, जो भी कुछ मैटर्स जो इसमें बता रखे हैं कि वो रेंट अथॉरिटी एंटरटेन करेगी, वो मैटर्स वो एंटरटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज बस इतनी सी बात सेक्शन 24A में बता रखी है। ठीक है, चैप्टर 7 मिसलेनियस है। 25 क्या कह रहा है कि इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस, लैंडलॉर्ड शैल हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस let out by him at day after giving prior intimation of at least 7 days to the tenant। लैंडलॉर्ड का राइट है कि अपने घर को वो इंस्पेक्ट वगैरह कर सकता है। मान लो जैसे लैंडलॉर्ड बाहर रहता है, ठीक है, टेनेंट को पूरा घर दे रखा है, तो वो उसको डे टाइम में सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करने की क्वेश्चन पूछा गया है कि कब वो करेगा, डे टाइम में करेगा। ठीक है, आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन, उसको पहले से बताना पड़ेगा 7 दिन पहले। अगर आप आ रहे हो 8वें दिन, अगर आपको आना है 7 दिन पहले से आप बता करके आओ टेनेंट को, एक चीज। ठीक है, 2 चीज हुई, डे टाइम में एटलीस्ट 7 डेज पहले से बताना पड़ेगा। हाउएवर सच इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड मोर देन वंस इन 3 months। ये भी जानना जरूरी है, 3 बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। डे टाइम में आना है, 7 डेज पहले से बताना पड़ेगा, 7 डेज पहले का नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन जो है 3 महीने में एक बार से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार से ज्यादा नहीं हो सकता 3 महीने में। 3 महीने में एक बार आएगा सिर्फ देखने के, ये नहीं कि हर बार भारी उसी वहीं पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
फिर मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल्स टू बी द पब्लिक सर्वेंट, तो वही है सेक्शन 21 के आईपीसी के अंदर, इसको वैसे याद कर लेना, क्या बोलते हैं सेक्शन बेस्ड, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 26A में जो है प्रोटेक्शन, जैसे हर एक्ट में बताते हैं कि प्रोटेक्शन वगैरह दे रखी है, तो प्रोटेक्शन दे रखी है इन लोगों को गुड फेथ में अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन दे रखा है पीसी के अंदर। नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द रेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी पर्सनस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जो भी इस एक्ट पर्सनस में काम कर रहे हैं तो माना जाएगा, मतलब और गुड फेथ में कर रहे हैं तो कोई लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी उनके अगेंस्ट। फिर उसके बाद लिमिटेशन वगैरह बता रखा है, तो लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एक्ट शैल एज फार एज में अप्लाई टू द पिटिशंस एप्लीकेशंस, जो भी हैं लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट फीस का दे रखा है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ये चीज एक बार देख लेना, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 जो कि कह रहा है कि ऑन एन एप्लीकेशन अंडर 22E or a petition under section 23 and section 24 on an appeal against any order or such application of fixed court fees। कोर्ट फीस बता रखी है कितना कोर्ट फीस देनी होगी, यहाँ पर 100 रुपए, यहाँ पर 250 रुपए। ठीक है, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being enforced or in any instrument having effect by virtue of this other than this act। ठीक है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, किसके पास पावर है, अगर कोई डिफिकल्टी वगैरह आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, बस इतना याद रखो। रूल बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। रिपीट एंड सेविंग्स नहीं, इसमें और कुछ भी जो है 32 सेक्शंस हैं आपके जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, ये इस तरीके से आपको मैंने आपको बताया शेड्यूल ए में क्या है, शेड्यूल बी में क्या है, तो ये सारी चीजें जो है चारों शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि ए से डी तक जो शेड्यूल में चीजें दे रखी हैं वो कौन सी चीजें दे रखी हैं। शेड्यूल 1 में सॉरी, शेड्यूल 1 में आपका मॉडल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, फिर अपील है, रिकवरी सर्टिफिकेट है, देन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतना अगर आपने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ लिया तो और भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।